हे गाइस, कैसे आप लोग? हाँ जी बाबू, क्या हाल चाल है सभी के? ओके, आई कैन सी मोर देन 100 लाइक्स बिफोर वी स्टार्ट. थैंक्स यार. हाय रुशिल, सौरभ, अभिषेक, प्रतिभा, रुशिल, पूजा, सौरभ. आई एम ग्रेट यार, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. बाबू एक बार कंफर्म कीजिए वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो इज फाइन और नॉट, एंड वेदर वी आर लाइव और नॉट. ऐश्वर्या, स्वप्निल, पिंकी, जयश्री, विश्वदेव, देवजीत, जतिन, अंकिता, किशन, अविता, करण, सारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार. अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया है, आपको पता है दिल क्या बिल्कुल करीब हो, केवल समय का तकाजा है. एग्जाम्स एकदम करीब आ गए हैं एंड हम लोग आज करने वाले हैं पूरा EIS का चैप्टर वाइज रिवीजन. तो हमने नाम ही रखा है 5 का वॉर EIS पार. मैंने भी सोचा एक पंच लाइन डालते हैं, पंच लाइन. तो मैंने मैडम को बोला, अब हमारे और मैडम में जो क्रिएटिविटी का डिपार्टमेंट है वो मैडम को बहुत ज्यादा है, हम लोग तो भैया बोरिंग टाइप्स. तो मैडम ने बोला कि बेटा ये रखो. मैंने बोला जैसी आपकी आज्ञा. तो हम आपके सामने प्रस्तुत हैं. हम लोग कैसे करेंगे, डेली हम एक चैप्टर पिकअप करेंगे और हर दिन एक चैप्टर आपका निपटा देंगे. दूसरा, इस बात को क्लास के दौरान मल्टीपल टाइम्स बोला गया था कि बाबू कंसंट्रेशन आपको मेंटेन करना है. ये जो सेशन होगा, जो भी 2.5 घंटे या 3 घंटे का होगा, आपको पूरी एनर्जी के साथ अपने टॉप कंसंट्रेशन पे काम करना है. कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे रेगुलर बैच तो है नहीं, ना ही फास्ट ट्रैक है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा. जो हम लोग करते हैं ना, एक मस्ट पॉइंट RLR कि रिवाइज, लेक्चर एंड देन रिवाइज. वो बाबू ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर है, वहां पे नहीं हो पाएगा. तो आपको जो अटेंशन लेवल रखना है वो एकदम टॉप पे रखना है, ठीक है. एंड रेस्ट अश्योर्ड, आप इतना कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक जो दिव्यास्त्र है वो कर लीजिए, आपका एग्जाम की नैया पार हो जाएगी. तो ये अनलाइक बाकी जगह, यहां पे जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो ऐसा नहीं कि हम केवल जो हेडिंग होगा उस पर ध्यान देंगे, कंटेंट भी आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है, राइट. आपको पता है अच्छे से कि जो रेगुलर बैच होता है वो बाबू 150 आवर्स का होता है, फास्टैग भी 90 आवर्स का होता है. यहां पे पूरा EIS एंड SM 20 आवर्स के अंदर हो जाएगा. तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कट डाउन होगा, बट आप ये देख सकते हो, इसको रीड करने का फायदा नहीं है. एंड आपको पता है सब कुछ बाबू KKC पे होगा, टैक्स एज वेल एज EIS SM. तो उसका जो प्री बुकिंग है आपके जूनियर्स के लिए वो नवंबर में स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम 23 में प्री बुकिंग हो सकता है. चलिए लेट्स स्टार्ट. मैं बार कमेंट देख लेता हूं एंड देन विल स्टार्ट. हाँ, यहां पे केवल RRR, वेरी गुड. ये सारे चैप्टर्स अलग अलग होंगे बिल्कुल. बाबू देखो, अगर मैं चाहूं तो मैं एक साथ भी दे सकता हूं. आज से 9-10 महीने पहले हमने कंबाइंड मैराथन दिया था, 44,000 प्लस उस पर व्यूज है, हजारों लाइक्स है, कमेंट्स है सैकड़ों. बट इस बार हमने सोचा कि एक एक करके देते हैं, ठीक है, ताकि लाइव हो जाए. बाबू ये टी शर्ट बहुत पहले का है, जिनको भी लग रहा होगा ये टी शर्ट नया है, आप सर्च कीजिएगा. जब बाकी जगह राउंड चल रहा था तब से मैं ये पोलो टी शर्ट पे था. तो ऐसा नहीं कि कहीं से हमने कॉपी किया है, ये हमारा पहले से था. आप सर्च कीजिएगा. गौरव बाबू कितनी ड्यूरेशन का है? जब तक है जान, बट कंप्लीट करा लेंगे, कंप्लीट करा देंगे, डोंट वरी. आप मान के चलिए 2.5 घंटे का ये सेशन होगा, प्लस थोड़ी सी आपको दिखेगी कि मुझे ना स्वेटिंग हो रहा है. उसका रीजन है कि थोड़ा सा तबीयत डाउन है, बट आई एम श्योर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका इंपैक्ट पता न चले. बट मैं हैंकरचीफ यूज करूंगा, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. एंड फाइनली, अगर ये लेक्चर चलते चलते किसी भी कारण से रुक गया तो आप चिंता मत करना, एक नया लिंक तुरंत आपको शेयर हो जाएगा. जस्ट इन केस अगर ये लेक्चर चलते चलते रुक गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर एंड नहीं होगा, मैं दूसरा लिंक तो शेयर कर दूंगा विद इन 2 और 3 मिनट्स. सब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहिएगा. एंड मुझे बोला गया है कि भैया लाइक, शेयर, कमेंट के लिए बोल देना, ये मुझे आदेश दिया गया है. अगर मैं नहीं बोलूंगा घर पे खाना नहीं मिलेगा, आपको पता है. स्टार्ट करते हैं. सारे बच्चे विकी भाई के नाम पे रेडी है? हाँ जी, सारे बच्चे रेडी हैं?
वेरी गुड। चलिए हम लोग बाबू सबसे पहले करेंगे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सबसे पहला पॉइंट था कि बिजनेस प्रोसेस होता क्या है। तो मैंने को बताया था कि किसी भी कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन हर एक डिपार्टमेंट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल के काम करते हैं तो कोऑर्डिनेटेड होता है। दूसरा, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे टीम होते हैं, उसके बीच में स्टैंडर्डाइज्ड काम होना चाहिए। तो बिजनेस प्रोसेस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज। क्यों? इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जो कि गाइड होगा टॉप मैनेजमेंट के विजन एंड मिशन से। यानी बिजनेस प्रोसेस का जो सारा खेल है वो टॉप मैनेजमेंट के विजन एंड मिशन से डिराइव होता है। कोई भी कंपनी बाबू सक्सेसफुल होगी या फेल होगी वो डिपेंड करेगा कि भैया उसका बिजनेस प्रोसेस कितना स्ट्रांग है। जोमेटो सक्सेसफुल हो गया और टाइनी आउल फेल हो गया, मैंने एग्जांपल दिया था। आपको भी पता होगा कि जोमेटो वगैरह 10 मिनट में खाना डिलीवर कर रहा है, वो सारा खेल किसका है? बिजनेस प्रोसेस का। तो इट इज अ कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉप मैनेजमेंट सेटअप करता है एज पर द विजन एंड मिशन। तो जो गाइडिंग फोर्स है वो बाबू टॉप मैनेजमेंट विजन एंड मिशन होगा, कितना ग्रो करना है, कितनी तेजी में ग्रो करना है। और जो सक्सेस या फेलियर है वो आपका डिपेंड करता है कितने मेटिकुलसली, कितने प्रॉपरली आपने बिजनेस प्रोसेस को अपना डिजाइन इंप्लीमेंट किया है। अब याद रखिएगा, ये जो बिजनेस प्रोसेस होता है नॉर्मली मैनुअल होता था, इसे हमें बाबू ऑटोमेट करना है। बट ऑटोमेट करने के पहले आप तभी ऑटोमेट करोगे ना, बहुत पैसा लगेगा, जब आप इसे अपने एकदम परफेक्ट मोड में ले आओगे। तो हम पहले करेंगे बिजनेस प्रोसेस का मैनेजमेंट, मतलब इसे हम इंप्रूव करेंगे इतने अच्छे तरीके से कि आपका एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी इंश्योर हो। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि इंप्रूवमेंट का कोई एंड नहीं होता है। तो बीपीएम सिस्टमैटिक अप्रोच टू इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेस विद which helps the company to achieve 3 E, efficiency, effectiveness and economy। 24/7 प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बातें करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बातें करता है। जब बीपीएम हो जाएगा तो हम करेंगे ऑटोमेशन। बट इसके पहले बिजनेस प्रोसेस से बाबू 3 पार्ट्स होते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसे हम कैसे याद करेंगे? ऑसम। ऑपरेटिंग, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग को हम प्यार से प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं, सपोर्टिंग को हम प्यार से सेकेंडरी बोलते हैं, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट। अब होता क्या है सर? ऑपरेटिंग का मतलब हुआ कि वो एक्टिविटीज जो कि कोर वैल्यू चेन, जो कि वैल्यू डायरेक्टली देती है कस्टमर्स को, जो फ्रंट एंडिंग करते हैं, जो कस्टमर को वैल्यू देने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो कीवर्ड क्या क्या है? कोर बिजनेस, वैल्यू चेन एंड प्रोवाइड द वैल्यू डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मार्केटिंग हुआ, ये सब उसकी एग्जांपल है। बट ये अकेले दम पे काम नहीं करते, इनको काम करने के लिए आपको सपोर्टिंग देना पड़ता है। अब ये सपोर्ट एक्टिविटीज है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, यहां पे ये कस्टमर्स को डायरेक्ट सर्विस नहीं देते हैं बट ये प्राइमरी वाले को सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होगा मैंने बोला था ह्यूमन रिसोर्स, बाकी आईटी, लीगल, अकाउंटिंग, वर्क प्लेस सेफ्टी, वो सब ये सबसे इंपॉर्टेंट बाबू है ह्यूमन रिसोर्स। एंड फाइनली जो भी कंपनी बनती है उसका जो ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस का जो विजन मिशन है वो तो टॉप मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का काम होता है एमएमसी करना, मॉनिटर, मेजर एंड कंट्रोल करना। ये बताता है कि भैया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी प्लानिंग क्या होगी। तो यहां पर सबसे अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट तो बाबू ये वाला है, बट कोई बात नहीं। ऑसम। इट डील्स विद द कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन, डिलीवर वैल्यू डायरेक्टली टू द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस और बोथ। ये एसेंशियल बिजनेस एक्टिविटी करता है ताकि आपका गोल्स अचीव हो जाए, जैसे जेनेटिक रेवेन्यू, O2C मतलब सेल, प्रोक्योर टू पे परचेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। सपोर्ट करेगा बाबू सेकेंडरी, जहां पे आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। ये डायरेक्टली कस्टमर को डील नहीं करता है। एंड सबसे मेन काम होता है बाबू ह्यूमन रिसोर्स, हायरिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है अकाउंटिंग, एचआर, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकम टैक्स नहीं, लीगल, वर्कप्लेस सेफ्टी। एंड तीसरा मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इज योर एमएमसी, मॉनिटर, मेजर एंड कंट्रोल, जो बाबू आपको ये भी डायरेक्टली सर्विस नहीं देते हैं बट इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी एफिशिएंसी पे। जैसे याद कर लीजिएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये था आपका बाबू बिजनेस प्रोसेस। क्लास में हमने ये सारा लिखवा दिया था, अभी इसे करने का फायदा नहीं है। देखिए एक और चीज, जब मैं करा रहा हूं रिवाइज, आप ना ट्राई कीजिए लिंक करने का। जो जो आपको कीवर्ड आ रहा है आप चैट में लिखिए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, लिखने का बाबू कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। हर चीज को समझाने के लिए बाबू हम लोग चार्ट बनवाते थे। आप भी यहां पर ना एटलीस्ट जो की पॉइंट है, जैसे मैं देख रहा हूं
कई बच्चे OSM लिख रहे हैं, कई बच्चे MMC लिख रहे हैं। अब जो MMC वर्ड हुआ या ऑसम हुआ, इससे क्या होगा ना, आप एक बार लिख दोगे आपके जीवन भर के लिए बाबू सेट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बिजनेस प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इन वेरियस टाइप्स। आपको बताना है, आप तीनों बता दीजिए। या डिस्कस मैनेजमेंट प्रोसेस, सपोर्टिंग फंक्शन, स्टेट एग्जांपल। जितना नोट्स में दिया है आप उतना ही लिखिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस को बाबू ऑटोमेट करना। अच्छा, अब होता क्या है कि जो बिजनेस प्रोसेस मैंने आपको एग्जाम में बताया था, एक तो मैंने आपको कोचिंग का एग्जांपल दिया था कि आप पहले कोचिंग की इंक्वायरी कैसे करते थे, अभी कैसे करते हो। दूसरा मैंने परचेस प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया था कि मैनुअल को जो प्रोसेस होता है उसी को यूजिंग द सॉफ्टवेयर एप्स हम क्या करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। बेसिकली ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरवेंशन हैज टू बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोसेसेस। इससे क्या होगा, आपकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगा। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब होता है रिमूविंग ह्यूमन इंटरवेंशन। तीन बातें रखिएगा, एक तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोसेस है, दूसरा एप्स एंड सॉफ्टवेयर का यूज होता है, तीसरा जितने भी प्रोसेस है उन सब के लिए बाबू ऑटोमेशन आप कर सकते हो। इट इज अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन टू अचीव स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे आपको परचेज करना है आप ऑटोमेट कर दीजिए। कैन बी डन फॉर वेरियस फंक्शंस, सेल, परचेज, जितने का है कई सारे मैं आपको कराऊंगा। इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इंटीग्रेटेड एप्स एंड सॉफ्टवेयर, जैसे रिपोर्ट जनरेशन, आपका अमेजॉन पे शॉपिंग पे जो बिल आता है वो सब इसके एग्जांपल है। एंड बीपीए इनेबल द बिजनेस प्रोसेस टू ऑपरेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आपने ऑटोमेट तो कर दिया, बट हम कब मानेंगे कि ये जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुल हुआ? कि ऐसा तो नहीं कि आपने ऑटोमेट कर दिया और सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमें 4 क्राइटेरिया फिक्स करना होता है। सारे बच्चे कमेंट में डालिए वो 4 क्राइटेरिया जो हमें चेक करना होता है, दैट इज योर सीएट। हम कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करेंगे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, हम इंटीग्रिटी चेक करेंगे कि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ना हो, केवल ऑथराइज्ड पर्सन मॉडिफाई कर सके। हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि जो भी डेटा चाहिए वो अवेलेबल हो एंड टाइम पे अवेलेबल हो। तो बिजनेस बाबू फीचर्स, ऑब्जेक्टिव या फैक्टर्स अफेक्टिंग द सक्सेस। हेडिंग प्लीज, कई बार बच्चा ये गलती करते हैं कि आपने अंदर का कंटेंट देख लिया, आपने हेडिंग नहीं देखा, और एग्जाम में आपको लिंक करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेडिंग को ध्यान से पढ़िए। फीचर्स, ऑब्जेक्टिव या फैक्टर्स अफेक्टिंग द सक्सेस। बीपीए शैल बी अचीव्ड व्हेन बीपीए एंश्योर्स द फॉलोइंग। कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा केवल उसी पर्सन को अवेलेबल हो जिसको राइट टू सी है। इंटीग्रिटी, कोई अनऑथराइज्ड चेंज ना हो, केवल ऑथराइज्ड पर्सन चेंज करे। अवेलेबल हो जब चाहिए एंड टाइम पे अवेलेबल हो। इसके लिए आपको कई सारे कंट्रोल लगाने, वो हम पढ़ेंगे। एडवांटेज क्या है? शॉर्टकट, वेरी गुड, कई बच्चों ने लिख दिया क्यूसी ट्रिक। सर क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। अगर सॉफ्टवेयर कोई काम करता है वो एक ही तरफ बार बार, इससे क्या होता है, इससे आपकी जो रिलायबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो क्यूसी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। टी से आपका टाइम बचता है, कई सारे रिडंडेंट काम खत्म हो जाते हैं, मशीन काम जल्दी करता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। रीजन बीइंग आपका जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाता है। हमने आपको जोमेटो का एग्जांपल दिया था कि जोमेटो ने ऑटोमेशन के कारण कई सारे एम्प्लॉय को निकाला, जिसके कारण उनका कॉस्ट कम हो गया था। आई से आपका जो ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, आर से ना एक रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम भी होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आया आप कितने देर के अंदर उसे फुलफिल कर दे रहे हो। तो जो भी रिडंडेंट काम है उसे बंद कर देते हो तो टर्न अराउंड टाउन भी रिड्यूस हो जाता है। एंड जी से गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। तो ये होगा क्यूसी ट्रिक। इसमें एक और होता है विजिबिलिटी, वो हमने कराया नहीं है, कोई बात नहीं, बस याद कर लीजिएगा। तो क्यूसी ट्रिक इतना है, काफी है। अब देखोगे ये क्वेश्चन बाबू इतनी बार आया, 4 बार आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन देखते जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन बाबू देखते जाइए। अब देखिए अगला पॉइंट है, मैं कह रहा हूं ना थोड़ा सा स्वेटिंग होगा, प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा। रीजन बीइंग कल शाम से ही थोड़ा सा मेरा जुकाम वगैरह सब हो गया है, और दो एसी चल रहा है, बट क्या करें। अब सुनिए, विच बिजनेस प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड। सर सारे तुम कर नहीं सकते। अब बीपीए एक टेक्नोलॉजी वाली प्रोसेस है, बट बाबू पैसा भी लगता है और सबको थोड़ी ऑटोमेट कर देंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जज का काम ऑटोमेट थोड़ी हो सकता है। तो मैंने एक शॉर्टकट दिया था, कितने बच्चों को शॉर्टकट याद है? कितने बच्चे को शॉर्टकट याद है? कितने बच्चों को शॉर्टकट? वेरी गुड। 2 था, एक तो था आई एडमायर एचएमटी या सिंपल हिम्मत। कई बच्चों ने बोला था हिम्मत, बिल्कुल सही है। सर हाई वॉल्यूम एंड रिपीटेटिव टास्क कौन करेंगे? दूसरा
वो एक्टिविटी जिसका इंपैक्ट है दूसरे फंक्शंस पे, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, उनको भी ऑटोमेट कर लेंगे ताकि कोई टाइम गैप ना हो। तीसरा, जब मल्टीपल पीपल चाहिए टू एग्जीक्यूट अ टास्क, जैसे कॉल सेंटर वाला काम, कस्टमर ग्रीवेंस सेल वाला काम, ए से जो ऑडिट ट्रेल या कंप्लायंस है वहां पे मदद करता है, और टी से जो टाइम सेंसिटिव है, फॉर एग्जांपल टिकट बुकिंग, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इन सब के लिए बाबू आप इसे यूज करना चाहिए। 5 याद कीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा होगा, काफी होगा। हाई वॉल्यूम एंड रिपीटेटिव टास्क, इतना काफी है, एक लाइन काफी है कि रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड टाइम होगा, जैसे परचेज ऑर्डर इनवॉइस। तो मैंने कैसे करना है, एच उसमें से आई। इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस, जैसे जहां पे 2 डिपार्टमेंट मिलकर काम करते ताकि कोई टाइम गैप नहीं हो, मार्केटिंग एंड सेल्स वाला काम। एम से जहां पे मल्टीपल पीपल चाहिए टू एग्जीक्यूट द टास्क, जैसे आपका हेल्प डेस्क सर्विस, ट्रैकिंग ऑफ गुड्स। ए से जहां पे ऑडिट ट्रेल एंड कंप्लायंस की काम होगी, सैलरी कैलकुलेशन हुआ कि नहीं, टाइम पे जमा हुआ कि नहीं, सब कुछ वो रिकॉर्ड कर लेता है ऑटोमेशन में। एंड टी से टाइम सेंसिटिव, जहां पे आपको एकदम तेजी में काम करना होता है, फॉर एग्जाम्पल बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट, मैंने आपको अपने घर का एग्जाम्पल दिया था। एंड जब पैसा विड्रॉ करते हो तुरंत आपका अकाउंट कम हो जाता है, वो बाबू आपके 5 एग्जाम्पल हो गए। सर क्या, चलो इतने को तो ऑटोमेट करना है, किसको ऑटोमेट नहीं करना चाहिए, चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस का बाबू एग्जांपल था रिस्क, कोई भी रिडंडेंट एक्टिविटी उसको क्यों ऑटोमेट करना। इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, मेक श्योर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिएगा, इससे बाबू स्टाफ रेसिस्टेंस आएगा। तो अगर आपको ऑटोमेट करना है, प्लीज मेक श्योर कि आप स्टाफ को कॉन्फिडेंस मिले, चेंज मैनेजमेंट करें, एंड सी किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए आपको उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है। अब डिफाइनिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज नॉट सिंपल टास्क। जैसे सर्जरी, कई सारे मूवीज हम देख चुके हैं मूवीज में कि सर सर्जरी मशीन कर दे रहा है, रियल लाइफ में अभी तक उतना एक्सपर्टीज नहीं आया है, तो इस सर्जरी करने का जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको अभी तक मशीन से उतना तमीज से नहीं हो पा रहा है। तो रिस्क, रिडंडेंट प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स, स्टाफ रेसिस्टेंस, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। यहां पे हमने ये भी बोला था कि ये ना इंस्टीट्यूट ने है 5 पॉइंट हेडिंग दिया 4, रिडंडेंट के अंदर उन्होंने एक और बोला हुआ है कि अगर पर्सनल जजमेंट या टैसिट अंडरस्टैंडिंग है उसे भी ऑटोमेट नहीं करना है, जैसे जजमेंट वाला काम। तो देखिए, इन अदर केसेस सम बिजनेस प्रोसेस एंड टास्क रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ टैसिट नॉलेज दैट कैनॉट बी डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे जो जज वाला काम है वो बाबू ऑटोमेट नहीं हो सकता है। किसी को अभी तक डाउट, किसी भी बच्चे को अभी तक कोई भी डाउट? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है बीपी इंप्लीमेंटेशन। अब आपके पास बाबू 8 स्टेप्स है। हमने वो कैसे याद कराया था, 4+4। हमने वो बोला था कि सर पहले तो प्री बीपी है, प्री बीपी में हम कैसे करेंगे सर? हम पहले ये देखिए कि आपको क्यों चाहिए, डिफाइन वाई। तो जो भी आपके मैनुअल प्रोसेसेस के प्रॉब्लम्स है वो लिख दीजिए, जैसे डुप्लीकेट इनवॉइस हो जा रहा है, डुप्लीकेट पेमेंट हो जा रहा है, डिले हो जा रहा है, फाइन पेनल्टी आ जा रहा है, प्रॉपर कस्टमर को हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। तो जितने भी प्रोसेसेस है मैनुअल प्रोसेस के वो आप लिख दीजिए। दूसरा, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको समझ लीजिए। तीसरा, आप डिटेल में डिफाइन कीजिए ताकि आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम एरियाज है वो सब पता चल जाए। एंड चौथा, प्लीज अपने गोल्स स्पेसिफाई कर दीजिए, जो होना चाहिए स्मार्ट, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। अब ये जब 4 काम हो जाएगा तब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि सर मेरा बीपीए कंसल्टेंट कौन है, ये मुझे बताएगा कि पैसा कितना लगेगा, फिर मैं आरओआई कैलकुलेट करूंगा। एक बार जब मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तब मैं उसे इंप्लीमेंट करूंगा एंड टेस्टिंग करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए कि आपको बीपीए क्यों करना है। अब इसका जेनरिक आंसर क्या होगा, लिस्ट ऑफ जेनरिक रीजन फॉर जस्टिफाइंग द बीपीए। मैनुअल में क्या क्या प्रॉब्लम था, एरर था, पेमेंट प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा था, ठीक से टाइम पे नहीं सामान जा रहा था, डेट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, कस्टमर सर्विस नहीं हो पा रहा था, ये सब प्रॉब्लम है। अब आप जिस भी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, सैलरी पेमेंट को, हमने कोई एग्जांपल दिया था विस्ट्रॉन, अगर किसी को भी याद आ रहा हो, जो एप्पल वाला विस्ट्रॉन वाला एग्जांपल था,
तो वहां पे आप उस लॉ को पढ़िए कि लॉ जो जो बोलता है वो सब आपके सॉफ्टवेयर को करना चाहिए। तो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन को बाबू फुलफिल करना है। आप ऑटोमेशन में काम करें या मैनुअल में, लॉ को फुलफिल तो करना ही है। आप डॉक्यूमेंट कीजिए, जिस भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है डिटेल में डॉक्यूमेंट कीजिए, कौन कौन सा डेटा है, कहां से आ रहा है, क्या क्या उसकी बातें हैं, एंड इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको जो भी इनएफिशिएंसी, बॉटलनेक या प्रॉब्लम वो पता चलेगी और आप बेटर डिजाइन कर पाएंगे। एंड फाइनली आप बाबू गोल्स बता दीजिए। गोल्स आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। यहां पे रेलेवेंट का मतलब होता है कि आपको उसकी जरूरत है। अगर आपका प्रोसेस वैसे ही अल्टीमेट वाला है तो क्यों हमें चेंज करने की जरूरत है। अब ये हो गया बाबू प्री बीपीए। अब हम बीपीए कंसल्टेंट लेंगे। कंसल्टेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बायस नहीं। दूसरा, वो आपकी इंडस्ट्री में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने कोई एग्जांपल दिया था, याद कीजिए कि सर जो बीपी वाला पॉइंट होता है, टेलीकॉम का अलग है, मीडिया का अलग है। तो बाबू आप जिस भी इंडस्ट्री में हो उसका एक्सपर्ट को लीजिए, इंश्योर कीजिए कि उसके पास एक्सपीरियंस है क्रिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने का, एंड ही कैन सजेस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो नीड टू पॉइंट एक्सपर्ट, ऑब्जेक्टिविटी, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंटिटी का बीपीए, एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग क्रिटिकल इश्यूज, और रिकमेंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहां पे आपको पता चलेगा पैसा, कितना पैसा लगेगा। तो आप आरओआई निकालिए। आरओआई मतलब कितना खर्चा है वो तो पता चल गया। अब कितनी सेविंग होगी? सेविंग इन द सेंस ऑफ आपका जो टाइम कॉस्ट बच रहा है, आपका लेबर कॉस्ट बचेगा, जो स्पेस होगा, पहले बड़े बड़े गोडाउन में फाइल से अब सब ऑटोमेटेड हो गया, उन सब का जो कॉस्ट बचेगा, जो आपने अर्ली पेमेंट पे कैश डिस्काउंट दे लिया, आपने जो फाइन पेनल्टी अवॉइड किया, ये जितने भी फायदे हैं उन सब पे आपको निकलेगा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ताकि टॉप मैनेजमेंट बोल दे यस। जैसे कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, कॉस्ट ऑफ स्पेस रीगेन फ्रॉम पेपर फाइल्स एक्सेट्रा। फाइल्स वगैरह जो पहले लगता था ड्यू टू लेट पेमेंट अब नहीं लगता है, ये सब आप कर दीजिएगा। फिर हम डेवलप करेंगे बीपीए एंड फाइनल को टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम उसे हम रिजॉल्व करेंगे, एंड बिफोर ऑफिशियल लॉन्च हम सबको डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए यूज हो और ट्रेनिंग पर्पस में भी उसका यूज हो जाए। दैट्स इट। 4+4। कोई दिक्कत किसी को? बाबू 4+4 में कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को? आगे बढ़ते हैं। अगला है सर रिस्क। अब सुनिए, रिस्क में हमने आपको एकदम आराम से बताया था। रिस्क का मतलब क्या होता है? 3 मैंने डेफिनेशन दिया था। रिस्क का मतलब होता है कोई भी अनसर्टेन इवेंट जिसके कारण आपको प्रोबेबल लॉस हो जाए, या कोई भी अनसर्टेन इवेंट जिसके कारण आपको जो प्लान ऑब्जेक्टिव है उससे सिग्निफिकेंट डेविएशन हो जाए। ये 2 एग्जांपल थे। और एक जो सबसे अल्टीमेट डेफिनेशन था कि देखिए सर, ये होता है असेट। असेट मतलब एकदम डीप में रट्टा नहीं मारेंगे, एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू द कंपनी, सॉफ्टवेयर हो, डेटा हो, हार्डवेयर हो। थ्रेट, एनी थर्ड पार्टी with a malicious intent who want to attack। इस अटैक को रोकने के लिए हमने यहां पे लगाया हुआ है पासवर्ड, सिस्टम सेफगार्ड। उस सिस्टम सेफगार्ड की जो कमजोरी है उसे हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब होता है वीकनेस। अब हुआ क्या? द थ्रेट विल एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी टू अटैक द असेट। अब यहां पे आपको 2 बात याद रखना है। एक तो लाइक्लीहुड क्या है कि ये जो थ्रेट है ये वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट करके अटैक कर देगा, यानी प्रोबेबिलिटी। और दूसरा, अगर अटैक कर देगा तो मेरा एक्सटेंट ऑफ लॉस क्या होगा? एक्सपोजर। तो आपका जो रिस्क है वो डिपेंड करता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन लाइक्लीहुड एंड एक्सपोजर। आई होप आपको ये सारी बातें एकदम याद आ रही होंगी। असेट बाबू अब ये पूरा आप रीड कर लेंगे, बच्चों वाला है, बस समथिंग ऑफ वैल्यू। इंफॉर्मेशन भी बाबू असेट होता है, ये वैल्यूबल है, आसानी से आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जैसे मेरा लेक्चर आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकता है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट होता है, जैसे मेरे एग्जांपल्स है वो मेरे एक तरह से मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट में बी प्रोप्राइटरी, हाईली कॉन्फिडेंशियल और इवन टॉप सीक्रेट। थ्रेट, कोई भी एंटिटी
जो कि बाबू अटैक करना चाहती है और ये हार्मफुल या मलिशियस इंटेंट होता है। अब ये अटैक करती है विद द इंटेंट टू हार्म। जैसे आपका वायरस हुआ, आपका हैकर हुआ, वल्नरेबिलिटी, कोई भी कमजोरी, जैसे अगर मैनुअल में आपने ताला लगाया नहीं या कमजोर ताला, वो कमजोरी है, वीक पासवर्ड वल्नरेबिलिटी है, तो ये सब आपका वल्नरेबिलिटी हो गया। इसी को एक्सप्लोइट करके थ्रेट अटैक करता है। एक्सपोजर मतलब एक्सटेंट ऑफ लॉस, कि अगर कभी थ्रेट ने अटैक कर दिया तो कितने का लॉस होगा, अटैक करने के चांसेस कितने ज्यादा है, और अटैक मतलब अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। एंड इसको रोकने के लिए अब आपको पता चल गया कि जो थ्रेट है वो अटैक करने वाला है, तो क्या करेंगे, आपको जो वल्नरेबिलिटी होगा इसको बचाने के लिए आप एक और लेयर लगाएंगे, दैट विल बी योर काउंटर मेजर। दैट्स इट। ये मैंने डिटेल में कराया था। रिस्क का मैंने आपको 3 डेफिनेशन कराया। देखिए, एनी अनसर्टेन इवेंट दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ द कंपनी, एनी अनसर्टेन इवेंट दैट मे रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम प्लान ऑब्जेक्टिव रिजल्टिंग इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और तीसरा, टू कंक्लूड, risk can be defined as a potential harm caused if a threat exploits a particular vulnerability to cause damage. That's it. अब सर इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो मैंने को बताया था एनटीपीसी में रिस्क है, जैसे नेचुरल इवेंट हो सकता है, आपको सुनामी वगैरह, टेक्नोलॉजी वाला इशू हो सकता है बाबू, हैकिंग हो सकता है, पी से पॉलिटिकल केस हो सकता है, कमर्शियल, फॉक्सवैगन का मैंने आपको एमिशन स्कैंडल बताया था एनटीपीसी में, एम कहां है, मैनेजमेंट ही फ्रॉड निकल गया, ई से इकोनॉमिक सर्कमस्टांस हो सकता है, रिसेशन आ गया, एंड एच एक और होगा ह्यूमन बिहेवियर, जैसे रसना में आपका टेस्ट चेंज हो गया, एम्प्लॉय फ्रॉड निकल गया। अब कैटेगरीज ऑफ रिस्क 3 होते हैं। पहला तो भैया मुझे लॉस हो सकता है, दूसरा कितने चांसेस है कि थ्रेट अटैक करेगा, तो पहला ये था, दूसरा ये था the probability and the likelihood that the threat will attack, और तीसरा इन केस अगर अटैक हो जाए तो मेरा अप्रोक्सीमेट लॉस क्या होगा, बेसिकली मेरा एक्सटेंट ऑफ लॉस या एक्सपोजर क्या होगा। एग्जाम में आएगा सिंपल लैंग्वेज में, पोटेंशियल लॉस एग्जिस्ट ड्यू टू थ्रेट या वल्नरेबिलिटी, दूसरा द लाइक्लीहुड ऑफ द थ्रेट अटैकिंग द असेट, और तीसरा इन केस द थ्रेट अटैक्स द असेट व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट लॉस या एक्सटेंट ऑफ लॉस दैट विल बी इनकर्ड। अब आपके पास बाबू 3 अलग अलग रिस्क है, टाइप ऑफ रिस्क। सबसे पहला है बाबू बिजनेस रिस्क। कितने बच्चे बताइए, शॉर्टकट बिजनेस रिस्क का शॉर्टकट बताइए। गौतम बाबू बिल्कुल सही कह रहे हो, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक बार नाम ले लेता हूं, नैन्सी शिंदे, तान्या, जय, स्नेहा, गौतम, मनप्रीत, किशन, नुसरत, राशि, सहकात, पूजा, आदित्य, अर्चित, सारे बच्चे, मोहित, राज, जयश्री, धीरज, सीए मैराथन, वेरी गुड, थैंक्स। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है फॉर एसएच, मतलब सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, जैसे आपका लिक्विडिटी। अभी आपको पता है कल आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया है, अब छोड़ो उतना टाइम नहीं है, वरना मैं इसको और डिटेल में ले जाता। फाइनेंशियल रिस्क, नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। अब फॉरेन एक्सचेंज चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कल चेंज हुआ है, लिक्विडिटी रिस्क चेंज हो रहा है। ओ से ऑपरेशन रिस्क, आपके जो भी पीपल है, पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेज है, वो फेल हो जा रहे हैं, आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हो, ऑपरेशन रिस्क। आर रेगुलेटरी, आपने कोई लॉस को फुलफिल नहीं किया, इनकम टैक्स का वॉलेशन कर दिया, और भी कोई नेचर का वॉलेशन कर दिया, फाइन्स एंड पेनल्टीज आ जाएगा। एस से, अच्छा आर से एक और था रेसिडुअल, इवन आफ्टर ऑल द कंट्रोल, रिस्क बाबू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, आप रिड्यूस कर सकते हो टू द एक्सेप्टेबल लिमिट, बट आप इसे जीरो नहीं कर सकते, आपको कोशिश भी नहीं करना चाहिए। एस से बाबू स्ट्रेटेजिक रिस्क, जो भी रिस्क रिलेटेड टू स्ट्रेटेजीज होती है, या ग्लोबल रिसेशन वगैरह आ गया, जिसके कारण आप अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जैसे अपने एंड्रॉइड नहीं लिया था नोकिया ने। एंड फाइनली हजार्ड रिस्क, वो रिस्क जिसका आप इंश्योरेंस ले सकते हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर, असेट इवेंट, टेररिज्म मैंने बताया था, इसका भी आप ले सकते हो इंश्योरेंस। तो ये हो गया आपका फॉर एसएच। प्लस बिजनेस रिस्क का एक की पॉइंट क्या होता है, नेम द रिस्क दैट कैन कॉज सीवियर लॉसेस। तो बिजनेस रिस्क ये बात करता है सीरियस लॉस टू बैंक्रप्सी, तो ये कीवर्ड है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम बात कर रहे हैं बिजनेस रिस्क का। दूसरा,
बीपीए एक टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोसेस है, इसलिए टेक्नोलॉजी वाले भी रिस्क आएंगे। शॉर्टकट हमने बताया था डव, मैंने कैसे बोला था सर, दे कैन बी डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, आपका पूरा सिस्टम ही डाउन हो गया, वेबसाइट डाउन हो जाता है, ऐसे ही कभी होता है। ओ से आपका टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। वी से दो था वेंडर रिलेटेड रिस्क या वेंडर कंसंट्रेशन, आप वेंडर पे डिपेंडेंट हो गए हो। प्लस हो सकता है कि आप एक ही वेंडर से सारा काम करा रहे हो। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बड़ी कंपनी अपना सारा काम एक बिग फोर को नहीं देती है, कुछ पीडब्ल्यूसी, कुछ ईवाई, कुछ डेलॉयट, कुछ केपीएमजी, जो बड़ी कंपनी होती है वो चारों को एक साथ लेके चलती है या 2 से 3 को तो लेके चलती है ताकि एक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। एंड ई से बाबू 3 थे। एक तो बाबू एक्सटर्नल थ्रेट आ जाएगा, जैसे आप टेक्नोलॉजी में जाओगे, हैकर का, वायरस का। दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर करना है, तो एक्सटर्नल थ्रेट, इमरजेंसी सिचुएशन। और तीसरा, हायर इंपैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है वो जानबूझ से भी या गलती से भी नुकसान बहुत ज्यादा कर सकता है। जस्ट इमेजिन, जब रेट फिक्स हो रहा था 400 का या 4000 का पर केजी, मानो इलायची है, इलायची, ये मैं केरला गया था, इलायची वहां मिलता है, आपने गलती से 400 डाल दिया और लोगों ने दबा के खरीद लिया, तो डी ओ वी ई डव 5 हो गया। एक अलग से है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड लीगल से बाबू कंप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो भी ईआरपी होता है, अब आप देखते हो जीएसटी में बार बार चेंज हो रहा है, कभी ई वे बिल आ रहा है, कभी ई इनवॉइस आ रहा है, कभी डायनेमिक क्यूआर कोड आ रहा है, तो आपका ईआरपी को भी तो बार बार चेंज होना पड़ेगा ना, एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। फाइनली, डेटा रिस्क, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रीजन बीइंग, एग्जाम में नॉर्मली ये ऐसे, मतलब ऐसे नहीं आएगा कि भी आप 6 बता दो। अच्छा, अगर मानिए आ भी गया तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। हमने कैसे पढ़ाया था, इसे देखिए, डेटा बाबू आज की डेट में सबसे ज्यादा क्रिटिकल रिसोर्स है। अब इसको पीपल ट्राई कि इसको मैनिपुलेट करें, तो सबसे सिंपल तरीका होता है डेटा डेडलिंग। इसमें आप क्या करते हैं कि व्हाइल द डेटा इज बीइंग एंटरिंग, आप चुपचाप डेटा चेंज कर दीजिए। जैसे 3 डेट में डेटा चेंज हुआ था, आप इनपुट गलत कर दीजिए, आपका आउटपुट वैसे ही गलत आ जाएगा। तो डेटा डेडलिंग, इसमें लिमिटेड नॉलेज चाहिए होता है। दूसरा था बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब होता है एक मलिशियस कोड होता है जो कि व्हेन द लॉजिक सेटिस्फाइज और द टाइम रीचेज इट विल एक्सप्लोड, डैमेजिंग द कंप्यूटर। अब फिजिकली नहीं, डेटा डैमेज करता है, तो मलिशियस कोड एक्सप्लोड व्हेन द लॉजिक इनसाइड द कोड इज सेटिस्फाइड, इमीडिएट डैमेज होता है। बट ये एक कंप्यूटर में होता है। लॉजिकल बॉम्ब, जैसे टर्नओवर अगर एक कोड एक्सीड कर गया तो सारा डेटा डिलीट मार दो, या टाइम बॉम्ब एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिजिकल नहीं, डेटा को बाबू वॉलेट करेंगे। क्रिसमस कार्ड, मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया था, ये ट्रोजन का एग्जांपल है। ट्रोजन, वो जो ट्रोजन हॉर्स वाला एग्जांपल मैंने बताया था, इट विल अपीयर एज अ वेरी हार्मलेस, genuine, legitimate email or link. Once you click it, it will get installed and then it will cause the problem. For example, Christmas card में क्या हुआ था, एक email आया, the moment you type the Christmas, a Christmas tree will appear, but जितने भी नेटवर्क के कंप्यूटर थे उन सबको उन्होंने अफेक्ट कर दिया and they were not able to save their task. डेटा चोरी भी हो जाता है। ट्रोजन बहुत बहुत खतरनाक होता है। दूसरा वॉर्म क्या होता है, ये एक स्टैंड अलोन काम है। अनलाइक क्रिसमस कार्ड, जिसको या ट्रोजन जिसको किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू इंप्लीमेंट, वॉर्म इज स्टैंड अलोन। इसका सिंपल सा काम क्या होता है, इट सिंपली रिसाइड्स इन द कंप्यूटर, सेल्फ रेप्लिकेटेड, मेक्स द कंप्यूटर स्लोअर। तो इसका जो डैमेज वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट आपका जो भी आइडल मेमोरी है उसको कंज्यूम करके उसका स्लो कर देता है। राउंडिंग डाउन एंड सलामी, मैंने को बताया था कि राउंडिंग डाउन का मतलब होता है कि जो भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, a small fraction will be transferred to some unauthorized account. सलामी में सेम कॉन्सेप्ट है, द डिफरेंस इज राउंडिंग डाउन में आप रैंडम फ्रैक्शन को राउंड डाउन करते हो, सलामी में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। दूसरा, राउंडिंग डाउन को नॉर्मली हम इंटरनल मानते हैं, नॉर्मली, और सलामी नॉर्मली हम मानते हैं एक्सटर्नल पार्टी कर रहा है। इन्वॉल्व राउंडिंग डाउन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन, यहां पे फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई भी राउंडिंग डाउन कर सकते हो। एंड ट्रांसफर टू अनऑथराइज्ड, सलामी में फिक्स्ड अमाउंट करते हैं, स्मॉल फिक्स अमाउंट, ये नॉर्मली एक्सटर्नल होता है। एग्जांपल हमने आपको करा दिया था। ट्रैप डोर, अगेन इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि द सॉफ्टवेयर, अब जो डेवलपर्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर की भी मेंटेनेंस होती है। अब इन ऑर्डर टू एक्सेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, मल्टीपल
password are required. So what the developer do, they create a backdoor from which they enter to manage the software. If this is being done by the developer, it's fine, but this trapdoor या backdoor can be misused by some unauthorized person as well. Spoofing, बाबू हमने डिटेल एग्जांपल दिया था फेसबुक एग्जांपल लेकर कि many time what happens, the hackers they create a fake page, so they basically forge the source address. While you interact with the fake server, you feel that you are interacting with the correct operating system. In reality, you are interacting with the fake one. You enter a password, all the data is being siphoned off, or it is stolen. Involves forging one source address, one machine जो fake Facebook था page is used to impersonate the other original वाले को. The user is made to think that he is interacting with the operating system. उनको लगता है कि वो genuine के साथ काम करे, but reality में वो fake के साथ काम कर रहे हैं. इसके लिए मैंने आपको Facebook एग्जांपल डिटेल में दिया था. और लास्ट है बाबू एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस मतलब होता है नॉर्मली जब आप इनपुट करते हो और प्रोसेसिंग हो जाए, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेसिंग. बट अगर मानिए आपका डेटा रेडी है, प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, या आपको एक जगह से डेटा कहीं भेजना है, वहां प्रोसेसिंग होगी. और जो टाइम गैप आ गया डेटा रेडी एंड डेटा की प्रोसेसिंग में, इस टाइम गैप को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस, यानी ये सिंक्रोनाइज नहीं है. सबसे सिंपल है, किसी ने वो डेटा पेनड्राइव में डाल दिया, ईमेल कर दिया, डेटा लीकेज. दूसरा, while the data is being transferred from sender to receiver, somebody is spying. वो जासूसी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इमिटेशन गेम. किसी बच्चे को अगर याद आ रहा होगा, एक हमने मूवी का एग्जांपल दिया था इमिटेशन गेम. तीसरा, केवल आप स्पाई नहीं कर रहे हो, यू आर स्पाइंग, प्लस आप उसकी इंटेग्रिटी को भी वॉलेट करो, आप डेटा को ही चेंज कर दे रहे हो. एंड फाइनली पी बैकिंग, द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन थ्रू अ डोर बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन. आपके पास एक्सेस नहीं है, किसी और के पास एक्सेस है गेट में एंट्री करने का, और उसने अपना कार्ड लगाया, वो एंट्री कर रहा है, आप पीछे पीछे आप भी एंट्री कर गए. एक्ट ऑफ फॉलोइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन थ्रू सिक्योर डोर दैट इंटरसेप्ट एंड ऑल्टर्स ट्रांसमिशन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन. दैट्स इट. ये सारे बाबू रिस्क है. किसी बच्चे को रिस्क में कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को रिस्क पे कोई भी डाउट, बाबू वायर टाइमिंग का मतलब होता है जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है तो एक थर्ड पार्टी उसको स्पाई करता है, सुन लेता है. जैसे पहले के आपने फिल्म में देखा होगा, कॉल आया, हेलो फ्री हो, चलोगी पार्टी में. अब ऊपर से पप्पा दूसरे वाले फोन से सुन रहा है, अच्छा बेटा ट्यूशन जाना है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं वायर टैपिंग. हाँ, बॉटल हेलो, कुछ छोड़ो, टाइम कम है, ये सब बाबू आप देख लीजिएगा प्लीज. अब देखिए रिस्क तो है, अब क्या करें. अब रिस्क का मतलब होता है कि सर सारे रिस्क को बाबू आपको कंट्रोल नहीं करना होता है. आप देखिए कि आपकी रिस्क कंपनी का रिस्क एपेटाइट क्या है, वो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिस्क कितना है. तो आप सारे रिस्क को बाबू इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई कीजिए, असेस कीजिए, आप अपने कंपनी का रिस्क एपेटाइट चेक कीजिए, एंड देन आप उसको कंट्रोल कीजिए ताकि वो एक्सेप्टेबल लिमिट पे आ जाए. ऑब्वियसली आपको रिस्क को एलिमिनेट नहीं करना है, वो आप कर भी नहीं सकते हो. तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्क, असेसिंग द रिस्क एंड टेकिंग द स्टेप्स टू मिटिगेट या रिड्यूस द रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड मॉनिटरिंग इट. तो आपको एक तो आइडेंटिफाई करना है और अपना रिस्क एपेटाइट की भी किसकी कितनी रिस्क लेने की क्षमता है. आज डेट में आपको टाटा का आप देख रहे हो बाबू, टाटा और रिलायंस और अदानी, ये तीनों कंपनी इतने रिस्की वेंचर में जा रहे हैं. वो वेंचर जो कि मे बी आज से 10 साल 15 साल बाद पैसा देंगे. आपको पता है मैंने क्लास में कितने बताया था, और जब से क्लास एंड हुआ है कई सारे नए डिसीजंस आ चुके हैं. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रिस्क देख रहे हैं और फिर उसको अपने अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स ले रहे हैं. बहुत ज्यादा रिस्क बाबू नहीं होना चाहिए, आपको उतना ही रिस्क रखना चाहिए जितना आप बियर कर सको. बेस्ड ऑन दैट आपके पास 4 रिस्पॉन्स होते हैं. 4 ये बाबू हटा दीजिए, ये ना पुराना हो गया है. 4 सबसे पहले रिस्क है बट यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर टॉलरेटिंग इट, इसको बोलेंगे 40s.
क्या बोलेंगे हम, 40s। जैसे आपने अगर R&D में इन्वेस्टमेंट किया, बाबू इससे बड़ा रिस्क क्या होता है, R&D बाबू फेल हो सकता है, बट आफ्टर टेकिंग द बिजनेस कंसिडरेशन यू आर एक्सेप्टिंग द रिस्क। इन केस ऑफ माइनर रिस्क, जहां पे अच्छा कोई भी रिस्क आप मेजर करते हो एक्सटेंट या एक्सपोजर एंड लाइक्लीहुड के दम पे। प्लीज रिमेंबर दिस, कोई भी रिस्क आप जब मेजर करते हो एक्सपोजर एंड लाइक्लीहुड के दम पे, तो अगर रिस्क कम है, अकरेंस लो है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, दस नो एक्शन इज टेकन ड्यू टू कॉस्ट बेनिफिट। दूसरा, अगर आपका वेंडर खराब है, आपकी टेक्नोलॉजी खराब है, आप सिंपल उसे टर्मिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो। इफ द रिस्क इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी सप्लायर, it can be eliminated by replacing the tech with the more robust product and by seeking more capable। बेसिकली आप चेंज कर दे रहे हो। तीसरा, ट्रांसफर, आप रिस्क को शेयर कर रहे हो, किसके साथ, आप उसे आउटसोर्स कर दीजिए, आप इंश्योरेंस ले लीजिए। एंड जो सबसे मेन है, दैट इज द ट्रीट या मिटिगेट। सबसे मेन यही है कि अगर बाकी तीन, टर्मिनेट, ट्रांसफर या टॉलरेट, काम नहीं कर रहा है, देन यू प्रिपेयर द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होता है, प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, सो दैट या तो रिस्क हो ना, और अगर रिस्क हो जाए तब उसका इंपैक्ट को मिनिमाइज कर दीजिए। तो सबसे मेन बाबू होता है ट्रीट या मिटिगेट। अब देखिए ERM क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है। रिस्क मैनेजमेंट में आप एक एक रिस्क को डील करते थे, बट एक कंपनी को तो एक साथ कई सारे रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, टेक्नोलॉजी रिस्क है, डेटा रिस्क है, वो एक एक करके तो हैंडल करेगा नहीं। तो ERM क्या होता है, एक प्रॉपर टीम बनती है, एक प्रॉपर सेट ऑफ पीपल होते हैं जिनका काम ही होता है कि वो सारे वैरायटी ऑफ रिस्क को देखते रहे, उनको असेस करते रहे। रिस्क मतलब बाबू अनसर्टेनिटी, वही अनसर्टेनिटी आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है, आपको थ्रेट भी देती है। आप देखिए कि आप इसे कैसे मैनेज करना है। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस है जो टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करता है, सो दैट ऑल द रिस्क आर आइडेंटिफाइड, असेस्ड एंड a reasonable assurance is given that the business objective shall be achieved। ERM रिस्क फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता है, वो केवल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को मैनेज करने में मदद करता है। प्लस ये सबके लिए रेलेवेंट है, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इवन NGOs। तो इज द प्रोसेस बाय विच applied by BOD management and other personnel for strategy setting to identify the potential event that may affect the entity and manage the risk within the risk appetite to provide a reasonable assurance that entity's objective will be achieved। अब सारी एंटिटीज को बाबू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आता है। अब यहाँ पे आप इरोड भी हो सकता है आपका, और वैल्यू एनहांस भी हो सकता है। मैंने कोई एग्जांपल दिया था, कोविड के कारण कई सारे बायजूस हुआ, अनअकैडमी हुआ, इनका वैल्यूएशन बढ़ गया एंड ओयो का कम हो गया। ERM हेल्प्स टू डील इफेक्टिवली विद द अनसर्टेनिटी एंड जो भी इसका रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, मेक श्योर रिस्क फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता है। एंड ये सबके लिए रेलेवेंट है, विद प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अब इसे एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोसेस है। याद कीजिए हमने कैसे कराया था, 8 से 8 मैंने कराया था 2-4-2। सबसे पहले आप देखिए कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी का नेचर कैसा है, वो कंपनी का नेचर कैसा है, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वो पतंजलि है, बहुत एग्रेसिव है, अदानी है, बहुत एग्रेसिव है, गोदरेज है, उतना एग्रेसिव नहीं है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट, उसकी कंपनी का हिस्ट्री, कल्चर, एम्प्लॉय, उसके दम पे आप ERM करोगे। जिसका जैसा नेचर उसका वैसा रिस्क रिस्पॉन्स। दूसरा, आप सोचो ना, मैं एक ठीक ठाक पैसा छोड़कर वापस आ गया EISM पढ़ाने अपने प्लेटफॉर्म पे, यानी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। कई लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कुछ लोग मेरी तरह ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग का जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। सो इंटरनल एनवायरनमेंट। दूसरा, भैया आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितना ग्रो करना चाहते हो। अगर नॉर्मल ग्रोथ है कम रिस्क, ज्यादा ग्रोथ है ज्यादा रिस्क। इसके अलावा जो भी आपको रिस्क है उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, रिस्क को असेस कीजिए, रिस्क को रिस्पॉन्स कीजिए। 40s, इन 40s में जो सबसे मेन था ट्रीट या मिटिगेट, उसे बोलते हैं कंट्रोल्स। आप कंट्रोल लगाइए, कंट्रोल्स क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एंड फाइनली बाबू ये जो भी रिस्क मैनेजमेंट है वो कौन करेगा, वो करेगा एम्प्लॉइज। तो आप इन्फॉर्म कीजिए एंड कम्युनिकेट कीजिए एंड फाइनली प्लीज मॉनिटर करते रहिए कि भैया सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 8 स्टेप्स है, क्लास में डिटेल में कराया गया था, आपको होप याद है। देखिए
रिस्क बेस्ड अप्रोच है, फ्रेमवर्क ऑफ 8 कंपोनेंट, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। कितना कितना है? इंटरनल एनवायरमेंट, फाउंडेशन, बाबू ये कीवर्ड है, फाउंडेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ कंपनी, पीपल एंड कंपनी, कि आप कितने रिस्क लेने को रेडी हो। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो विजन मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका विजन मिशन बहुत बड़ा है तो रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा है, अकॉर्डिंगली आपका रिस्क रिस्पॉन्स कम होगा। इवेंट आइडेंटिफाई कीजिए, रिस्क असेस कीजिए। अगेन असेसमेंट कैसे होता है? 2 लेवल, लाइक्लीहुड एंड द एक्सपोजर। फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। क्या कीजिएगा? अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आपको रिस्क बर्दाश्त ज्यादा करना पड़ेगा, आपका रिस्क रिस्पॉन्स कम होगा। फिर हम कंट्रोल लगाएंगे, मैंने को बताया था 3 P's, इंफॉर्म करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे। सब बेनिफिट क्या होता है? शॉर्टकट, बहुत बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट, सारे बच्चे लिखिए। अजय भोजवानी कह रहे हैं मेरा लिप्स। अजय बाबू, आइडली जब स्टेप्स लिखा जाता है तो वो आपको सीक्वेंस में होना चाहिए। अजय बाबू आपने बनाया बिल्कुल ठीक है, मेरा लिप्स, बट सीक्वेंस में होना चाहिए। चलिए, अलोम आइस, वेरी गुड। अलोम मतलब मैंने आपको बताया था ना, गिफ्ट ऑफ गॉड। अलाइन कीजिए अपने रिस्क एपेटाइट और स्ट्रेटेजी को। जितना ज्यादा रिस्क एपेटाइट, अकॉर्डिंगली आप उतना रिस्क की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। एल से लिंक कीजिए ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न। मैंने को बताया था एग्जाम में, बाप रे, क्लास में डिटेल में बताया था कि बाबू हायर रिस्क इज नॉट इक्वल टू हायर रिटर्न। हायर कैलकुलेटेड रिस्क इज इक्वल टू हायर पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न। ओ से जो भी अपॉर्चुनिटी होते हैं उसको आप सीज कीजिए। एम से मिनिमाइज कीजिए ऑपरेशन सरप्राइजेस, क्योंकि आप पहले से ही सारे रिस्क, सारी अनसर्टेनिटी को आप टैकल कर रहे हैं। तो अलाइन, लिंक, अपॉर्चुनिटी सीज, मिनिमाइज ऑपरेशन सरप्राइजेस, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स दीजिए। जो भी क्रॉस एंटरप्राइजेस है उनको मैनेज कीजिए, और इसे आपकी जो रिस्क रिस्पॉन्स की कैपेसिटी है वो एनहांस हो जाती है। 6 to 7 आपका मोर देन सफिशिएंट होता है। अलोमाइज। फाइनली कंट्रोल्स। अब सुनिए, जब भी रिस्क होगा हम उसके बदले कंट्रोल लगाएंगे। अब कंट्रोल का बाबू 2 मतलब होता है, मैं आपको डिटेल में करा देता हूं। एक तो होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड या जो आपने प्लान किया था वर्सेस जो एक्चुअल होगा, इसको आप मेजर कीजिए एंड फिर इसको कंट्रोल कीजिए। दूसरा होता है कि हम प्रैक्टिस, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं। व्हाई? सो दैट मेरा यूरोज हो जाए। माय गॉड, यूरोज मतलब मेरे बिजनेस ऑपरेशंस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो। जो भी अनडिजायर्ड इवेंट्स है प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट हो, रिस्क्स मिटिगेट हो, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, और सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स हो। ये सब हमने डिटेल में क्लास में कराया हुआ है। रिफर्स टू पॉलिसी, प्रैक्टिस, प्रोसीजर। यहां पे ना ओएस भी आता है। द डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाबू अचीव हो जाए, अनडिजायर्ड इवेंट्स प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट हो जाए, रिस्क बाबू मिटिगेट हो जाए, और असेट आपका सेफगार्ड हो जाए, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अचीव हो जाए। सिंपल, यूरोज याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, हालांकि सब क्लास में कराया हुआ है। कंट्रोल बाबू वाइट टर्म होता है, इसके अंदर एक आता है टाइप्स। अब बाबू कंट्रोल या तो मैनुअल रखिए, ऑटोमेटेड रखिए, या सेमी ऑटोमेटेड रखिए। मैनुअल में सारे चेकिंग, सारी वेरिफिकेशन, सारा काम मैनुअली कीजिए। ऑटोमेटेड में सारा ऑटोमेटेड, और सेमी ऑटोमेटेड में पार्टली ऑटोमेटेड एंड पार्टली सेमी ऑटोमेटेड, मैनुअल। दूसरा होता है आईटी रिस्क। आईटी रिस्क मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाया है उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। अब देखिएगा, इसमें आपको याद करना था कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी को याद आ रहा है? मैं एग्जांपल दिया था कि अगर जोमेटो आईटी रिस्क न लगाए तो क्या होगा। आप एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे, पता चला 4 बार ऑर्डर आ गया, तो हम यहां पे सीआरपी करते हैं। मतलब आईटी रिस्क इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कॉस्ट कंट्रोल हो, आप रिमेन कॉम्पिटिटिव रहे, आप रिलायबल रहे और रेजिलिएंट रहे, और इससे आपको पॉलिसी गाइडलाइंस वगैरह भी मिलती है। देखिए बाबू, ये ना नंबरिंग प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल्स के अंदर 4.1 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड। इन्वॉल्व फिजिकल वेरिफिकेशन दैट एक्चुअल मटेरियल रिसीव्ड इज एज पर द पीओ। मैंने कोई एग्जांपल दिया था ये वाला। इसका एक क्वेश्चन भी है, प्लीज दिव्यास्त्र से वो क्वेश्चन हैंडल कर लीजिएगा। Involves the physical verification that actual material received is as per the PO and reflected correctly in the vendor's invoice. ऑटोमेटेड में सारा काम ऑटोमेटिक कीजिए, सेमी ऑटोमेटेड में आप मिक्स कर दीजिए। बच्चों वाला है।
आईटी, अगला है आईटी कंट्रोल, इसको छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। नीड फॉर आईटी कंट्रोल, मैंने कोई एग्जांपल दिया था जोमेटो का, से कंट्रोल कीजिए कॉस्ट ताकि रिमेन कॉम्पिटिटिव हो। अब आपने ऑर्डर प्लेस किया एक मोमोज का, एक प्लेट का, कंट्रोल होना चाहिए ना कि आपको एक ही मोमोज मिले, पता चले दो मोमोज का ऑर्डर बुक हो रहा है एक मोमोज के ऑर्डर पे। तो कॉस्ट कंट्रोल, रिमेन कॉम्पिटिटिव, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, मेक द कंपनी रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी डिसरप्शन, रेजिलिएंट एंड हेल्प देम सस्टेन एनी डिसरप्शन। और इससे बाबू आपको पॉलिसी गाइडेंस में भी मदद मिलता है। इसके बाद बाबू ये बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा सीधा 6 मार्क्स का, एग्जाम में आएगा सीधा 6 मार्क्स का, टाइप्स। एक होता है इन आईटीजीसी, एक होता है ऐप कंट्रोल। सुनिए, किसी बच्चे को याद है इन आईटी जनरल कंट्रोल मतलब होता है वो कंट्रोल जो सब पे लगता है, राइट फ्रॉम छोटा कंप्यूटर टू बड़ा कंप्यूटर। अब यहां पे हमने 10 पॉइंट कराए थे, 3+7, जितने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स हैं उन सबके लिए एक सिक्योरिटी पॉलिसी बना दीजिए। जैसे डेली स्कैन करेंगे, डेली अपडेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह रखेंगे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं रखेंगे। ये सब हो गया आपका आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी। दूसरा, जो भी यूजर्स होंगे, यूजर्स, उन सबको एडमिनिस्टर, ऑथेंटिकेट करेंगे और उसके दम पे एक्सेस देंगे। और तीसरा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करेंगे। तो ये तो हो गया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उनके लिए आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी। अप्रूव बाय सीनियर मैनेजमेंट, कवर्स ऑल सिस्टम्स। एग्जांपल डेली स्कैनिंग, बैकअप, नो पायरेटेड सॉफ्टवेयर। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस। ये तीनों वर्ड हमने डिटेल में कराया है। चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में फिर से कराएंगे बाउंड्री कंट्रोल में। देयर शुड बी प्रॉपर पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम एंड सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन, ताकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तमीज से हो जाए। इसके अलावा अगर मुझे नया सिस्टम एक्वायर करना है, अब जो नया सिस्टम होगा उसको मैनेज करना है। ये नया सिस्टम या तो आप इन हाउस करोगे या एक्वायर करोगे, दोनों ही सूरत में आप प्रॉपर्ली मैनेज कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि भैया वहां पे एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहो, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उसे मॉनिटर कीजिए। जो ट्रेनिंग देना है, चेंज मैनेजमेंट करना है, वो सब कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि भैया कोई भी प्रॉपर प्रॉब्लम ना आए और प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहिए। तो 3 हो गया एग्जिस्टिंग के लिए, 7 हो गया न्यू के लिए। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर ऑथराइज होना चाहिए, प्रॉपर या डेवलप कीजिए, कंट्रोल इंश्योर कीजिए ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेटा हो। चेंज मैनेजमेंट कीजिए। रीजन बीइंग, नया सिस्टम आएगा, पीपल थोड़ा दिक्कत होगा, दे विल रेसिस्ट, तो आप उनको ट्रेनिंग दे दीजिए। एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट को रिव्यू कीजिए एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहिए। दूसरा होता है ऐप सॉफ्टवेयर, वो कंट्रोल जो एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने पैसा विड्रॉ किया बैंक से, आपका बैंक अकाउंट तुरंत डेबिट हो जाएगा, इसे बोलते हैं ऐप कंट्रोल। जो ऐप के अंदर इनबिल्ट होता है टू मेक श्योर दैट ऑल द वर्क इज बीइंग डन प्रॉपर्ली। एप्लीकेशन एक एक्ट करता है एज ए यूजर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर। अब सुनिए, ऐप कंट्रोल में आपको एग्जांपल दिया गया था डेट्स, याद है? ऐप रिप्रेजेंट द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द बिजनेस फंक्शन। ऐप कंट्रोल्स वो कंट्रोल होता है जो स्पेसिफिक है किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे पेरोल वगैरह। आप इसे यूज करते हो ताकि प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर हो जाए। ये बाबू इनबिल्ट होता है, एनश्योर, सीआईएन, एसीए। एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है और वहां पे जो विड्रॉल्स होते हैं वो एक लिमिट से ऊपर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वहां पे ना ऐप कंट्रोल लगा हुआ है जो इंश्योर करता है कि जो आपका मानो अकाउंट में पैसा है 10,000, तब 10,000 ही निकाल सके। एग्जाम्पल है बाबू डेट्स, जैसे आप डेटा एडिट केवल कुछ का कर सकते हैं। बैंक के अंदर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, एड्रेस के लिए आधार कार्ड चाहिए एंड बैलेंस थोड़ी चेंज कर सकते हैं। मैं अपना बैलेंस खुद थोड़ी चेंज कर सकता हूं, तो डेटा एडिट केवल परमिसिबल फील्ड के लिए अलाउ होना चाहिए। कोई भी एरर हो रिपोर्टिंग कर दीजिए, कोई भी एक्सेप्शन हो, एक्सेप्शन का मतलब होता है एनी एक्टिविटी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जैसे कोई डेटर है, मेरा स्टैंडर्ड है 30 डेज, जैसे आपका 30 डेज पार हुआ, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग में चला जाए। जो भी मेरे डेबिट क्रेडिट है उनको आप टोटल बैलेंस करते रहिए, सब कुछ की रिकॉर्डिंग कीजिए, ट्रांजेक्शन लॉगिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेपरेट बिजनेस फंक्शन कीजिए। डेट्स, DEBTS, दैट्स इट। की इंडिकेटर ऑफ द इफेक्टिव आईटी कंट्रोल,
अगर मानिए मुझे ये चेक करना है कि मेरी कंपनी में जो कंपनी है उसका आईटी कंट्रोल कैसा है, मैं कैसे शो करूंगा। मैंने कोई एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का, एनटीसीएस का। कुछ भी ऐसे करेंगे, अगर आपकी आईटी कंट्रोल अच्छी है, सबसे पहला पॉइंट चेक करोगी भैया जो जनरल अवेयरनेस है आईटी सिक्योरिटी के प्रति वो हाई होना चाहिए। अगर आपका इफेक्टिव आईटी कंट्रोल है तो जो हाइटेंड सिक्योरिटी होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास नया काम आ रहा है, यू शुड बी एबल टू execute that work. You should be able to allocate the resource predictably. You should be able to execute and implement within the time and the budget better than the competitors. मैंने को याद कराने के लिए बोला था before implementation 3, after implementation 3 और 2 अलग से था। देखिए जैसे इन्फोसिस को काम दिया गया टेक्स्ट सॉफ्टवेयर बनाने का, whether they were able to plan and execute the work like infrastructure upgradation, ये वो नहीं कर पाए थे। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन बजट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, ये भी नहीं कर पाए थे। रिसोर्स अलोकेट कर सकते हैं, ये भी वो नहीं कर पाए थे। ये हो गया बिफोर। जब डेवलप हो गया तो क्या आप अपने सॉफ्टवेयर को वायरस हैकर से बचा सकते हो। दूसरा, क्या आप सीआईए और एसीए इंश्योर कर पा रहे हैं। बाबू ये दोनों कीवर्ड है, हर जगह लगाना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड ऑथेंटिसिटी, ये 2 कीवर्ड है। एंड इसके अलावा जो भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर खरीदोगे वो आपको कस्टमर केयर सर्विस का ऑफर देते हैं, तो वेदर यू आर एबल टू यूज इट प्रॉपरली और नॉट। तो 3+2+2 यहां पैसे कर लीजिएगा, 3+3+1, ठीक है, 7 काफी है। आगे एसए 315, बाबू एसए 315 आपने ऑडिट में कर लिया होगा, मैंने फिर भी आपको क्लास में करा दिया था। एसए 315 बोलता है कि आपको आइडेंटिफाई एंड असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम कैसे कर पाएंगे आइडेंटिफाई, अगर हम पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड करें एंड उसकी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे जो मेन फोकस होगा हमारा वो मात्र एक वर्ड पे होगा, इंटरनल कंट्रोल। तो बाबू जो इंटरनल कंट्रोल होगा, इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 बोलता है। इससे ऑब्जेक्टिव है आरईसीएस। इंटरनल कंट्रोल इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस पॉलिसी प्रोसीजर विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द बीओडी मैनेजमेंट, दोज चार्ज्ड विथ मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, दोज चार्ज्ड विथ मैनेजमेंट या गवर्नेंस टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस दैट आरईसीएस विल बी डन। आरईसीएस मतलब रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, effectiveness and efficiency of the business operations, compliance with the laws and safeguarding of the assets. इंटरनल कंट्रोल का जरूरत क्यों है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल आरईसीएस को इंश्योर करने में मदद करता है। एसए 315 डिफाइन इंटरनल कंट्रोल एज प्रैक्टिस पॉलिसी प्रोसीजर इंप्लीमेंटेड बाय द टीसीडब्ल्यूजी एंड द मैनेजमेंट, ताकि रीजनेबल एश्योरेंस मिले, अचीविंग एंटिटीज ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग एफएस की रिलायबिलिटी, ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, असेट्स की सेफगार्डिंग एंड कंप्लायंस विद द लॉज। क्यों जरूरत है? क्योंकि वो आरईसीएस को इंश्योर करने में मदद करता है। बट मेक श्योर वो भी बाबू आपको एलिमिनेट नहीं करता रिस्क को, वो आपको केवल एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। लास्ट पॉइंट, कंपोनेंट। मैंने आपको क्लास में कंपोनेंट जब कराया था, किसी बच्चे को याद है? हमने बोला था कि जो ईआरएम के कॉन्सेप्ट्स है, ईआरएम के हम इसी में से लेंगे। मैंने बोला था सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का कंट्रोल एनवायरनमेंट देख लीजिए, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वहां पे जैसा कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनल कंट्रोल लगाते हो एज एन ऑडिटर। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है आपको कंट्रोल ज्यादा लगाना है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, अकाउंटेबिलिटी कैसी है, क्या वहां पे अलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज है, टॉप मैनेजमेंट कितना सिंसियर है कंट्रोल्स को लेकर, तो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक कर लीजिए। फिर हम रिस्क को वहां पे भी आइडेंटिफाई असेस करेंगे, कंट्रोल लगाएंगे, इन्फॉर्म एंड मॉनिटर करेंगे। तो टोटल 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर, ये प्रोवाइड करता है बेसिस, कीवर्ड है, ये प्रोवाइड करता है बेसिस। इट कंप्राइजेज ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी। मैंने पूरा बताया था, सेंट्रलाइज्ड होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा,
जो बीओडी एसीनियर मैनेजमेंट है, ये बाबू टोन करते हैं, टोन सेट करते हैं एट द टॉप रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल कि कितना दे आर सिंसियर. टाटा आर वेरी वेरी सिंसियर, मे बी बाकी कंपनी उतने सिंसियर नहीं है. देन आप रिस्क असेस करेंगे, हमेशा की तरह असेसमेंट दो टाइप पे होगा. आप आइडेंटिफाई कीजिए, असेस कीजिए लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट पे. रिस्क असेसमेंट बताता है कि आपको बाबू मैनेज कैसे करना है. मैनेज करने के लिए रिस्क कंट्रोल आएगा. कंट्रोल क्या होता है? प्रैक्टिस, पॉलिसी, प्रोसीजर. या तो रिस्क मिटिगेट हो जाए और मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए. अब हम कैसे करेंगे? कई सारे कंट्रोल लगाएंगे, जैसे ऑथराइजेशन, मेकर चेकर, रिकंसिलिएशन, मेक श्योर सेपरेशन ऑफ द बिजनेस फंक्शंस है, सब कुछ वेरीफाई है, जॉब रोटेशन है. बेसिकली वन पर्सन वर्क इज बीइंग चेक्ड बाय सम अदर पर्सन. एक पर्सन बाबू फ्रॉड क्रिएट न कर पाए. देयर परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल मे बी प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव. इंक्लूड एलिमेंट लाइक ऑथराइजेशन, अप्रूवल, वेरिफिकेशन, रिकंसिलिएशन एक्सेट्रा. क्यों? सारे ट्रांजेक्शन बाबू ऑथराइज होने चाहिए, ड्यूटीज बाबू सेग्रीगेट होने चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए और असेट्स बाबू सेफगार्ड होने चाहिए. मेक श्योर कीजिएगा इवन जो कंट्रोल है ये भी एलिमिनेट नहीं करता है, ये भी आपका एज पर रिस्क एपेटाइट रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि आपका बाबू ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे. कभी भी याद रखिएगा, नेवर एवर कंट्रोल बाबू रिस्क एलिमिनेट नहीं करता है. फाइनली इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट. अब सुनिए, एक तो आप इंटरनल कम्युनिकेशन करेंगे एम्प्लॉय को बिकॉज दे विल इंप्लीमेंट इट. दूसरा, आप एक्सटर्नल ऑडिटर को भी करेंगे, ऑडिटर, बिकॉज ऑडिटर जब आएगा वो आपका इंटरनल ऑडिट चेक करता है. तो इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट नेसेसरी फॉर द एंटिटी टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल कंट्रोल एंड कम्युनिकेट इंटरनल एम्प्लॉय के लिए ताकि इंप्लीमेंट करें, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए. एंड फाइनली मॉनिटरिंग. मैंने को एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी है मोंगिनीज केक वाला, मैंने घर पे ऑर्डर प्लेस करना था तो वो भी क्या बोल रहे थे कि सर पहले हम डेली का अपना काउंट करेंगे, स्टॉक काउंट, फिर आप ये घर डिलीवर करेंगे. द थिंग इज कि कंट्रोल्स को आप मॉनिटर कीजिए. कंट्रोल दो टाइप का होता है, एक होता है जो ऑन गोइंग होता है, डेली होता है, जैसे डेली स्टॉक काउंट, बैंक में भी डेली होता है. एंड एक होता है जो पीरियोडिक होता है, अलग से सेपरेट होता है. तो एक ऑनगोइंग एंड साइक्लिक प्रोसेस है. ईच ऑफ द 5 कंपोनेंट एंश्योर सही से फंक्शन हो, कंप्राइजेज ऑफ 2 पॉइंट. एक तो ऑनगोइंग जैसे डेली स्टॉक वेरिफिकेशन जो बिल्ट होता है, और दूसरा सेपरेट जो पीरियोडिक होता है, जैसे ऑडिटर करेगा, ऑडिटर जो भी फाइंडिंग्स होगा आप उसको आराम से कम्युनिकेट कर दीजिए मैनेजमेंट को. दैट्स इट. लिमिटेशन का बाबू शॉर्टकट हमने कराया था, याद कीजिएगा, मुकाम. जैसे इंटरनल कंट्रोल कितना भी अच्छा हो, वो बाबू एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देता है? रीजन बीइंग उससे कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है. जैसे जो मैनिपुलेशन है वो मैनेजमेंट ही कर ले, तो मैनेजमेंट मैनिपुलेशन. दूसरा, जो भी इंटरनल कंट्रोल होता है वो नॉर्मल रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए होता है. रेगुलर ट्रांजेक्शन, अगर अननेचुरल इनफ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो जाए उस पर इंटरनल कंट्रोल नहीं होता है. सी से एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया था हमने कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय एंड थर्ड पार्टी, जैसे मेरा जो परचेज मैनेजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर एंड वेंडर के साथ कॉल्यूड कर ले ताकि इंटरनल कंट्रोल को खत्म कर दे. तो बेसिकली कल्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज एंड द थर्ड पार्टी टू सर्कमवेंट द इंटरनल कंट्रोल. माय गॉड, कितना अच्छा अंग्रेजी है. सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय कल्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज. ए से अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी एंड एम से मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द इंटरनल कंट्रोल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट. तो एम से मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट. अब मैनिपुलेशन मैनेजमेंट कर रहा है ट्रांजेक्शन एस्टिमेट या जजमेंट को लेकर. यू से जो अननेचुरल ट्रांजेक्शंस होते हैं, अननेचुरल, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल नहीं होता जैसे ह्यूमन एरर. अब क्या ही कंट्रोल लगाओगे. सी से बड़ा अच्छा अंग्रेजी है, सर्कमवेंशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल थ्रू कल्यूजन. मतलब हम इंटरनल कंट्रोल को ओवरकम कर रहे हैं साठ गांठ करके. ये तीनों आपस में मिल गए, घटिया कोटी का सामान दे रहे हैं और मोटा पैसा चार्ज कर रहे हैं. ए से जिसको आपने बोला कि भैया आप इंटरनल कंट्रोल चेक कीजिए, वही फ्रॉड निकला. अब्यूज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल. एंड एम से द मैनेजमेंट कंसिडरेशन that the cost of internal control should not exceed the expected benefits. That's it. क्या हम लोग
4 मिनट्स का ब्रेक लें, एक मेजर पोर्शन आपके सिलेबस का हो गया। अगला जो स्टार्ट होगा वो सीधे फिर हम लोग एंड करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग केवल पढ़ेंगे तो भी आप समझ रहे हो। ओके, वी विल टेक अ 4 मिनट ब्रेक या 5 मिनट ब्रेक एंड देन वी विल रिटर्न। वापस आना है, ठीक है। पता चले अरे सर छोड़ो ना, अब हम रात में देखेंगे, वो वाला नहीं। आप सोचो, क्या 1.5 घंटे में, 90 मिनट्स में आपका, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं 75% आपका हो गया है चैप्टर 1। इससे अच्छा क्या चाहिए? बाबू फ्लोचार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी इंक्लूड नहीं होगा। आईटी एक्ट हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। ओके, मैं बस 5 मिनट्स में वापस आ रहा हूं, 5 मिनट और 4 मिनट में वापस आऊंगा। इसके बाद आई थिंक 40 मिनट्स, इसके बाद आई थिंक 40 मिनट्स, दैट्स इट। नहीं नहीं, हेलो अजय बाबू, किसी का भाव नहीं गिरा है। आई एम श्योर वहां पे और कोई बहुत बढ़िया फैकल्टी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आते हम लोग 4 मिनट्स के अंदर वी विल रिज्यूम। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, 12:43 हो रहा है, 12:50 पे हम लोग मिलेंगे। चलो अभी क्या याद रखोगे? 7 मिनट्स। थैंक्स विक्रम, थैंक्स हिमांशु। ठीक है, हम लोग बाबू रिज्यूम करेंगे एंड फिर मैं एंड में आपसे डिस्कशन करूंगा।
हाँ जी, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। राजकुमार कह रहे सर आप बस किसी पे ही पढ़ाओगे। बाबू, अगर इसको बंद करने के लिए आदमी तैयार हो जाए ना, तो दुनिया भर के लोग तैयार हैं कि सर हमारे साथ आ जाओ, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी चक्कर में कई बार हम लोग अच्छे लिक्विडेटिव ऑफर्स को भी जाने देते हैं, फॉर वेरी सिंपल फैक्ट कि भैया अपनी आइडेंटिटी आदमी बंद नहीं कर सकता है। अमन कह रहे सर आईसीआई बीओएस के फैकल्टीज कैसे हैं आपके ओपिनियन में? पर वो अच्छे होंगे, मैंने देखा नहीं है अमन कि कौन कौन है वहां पे, बट आई एम श्योर अच्छे होंगे। आप वहां से पढ़ सकते हो ना, क्या दिक्कत है? आप खुद से पढ़िए और देख लीजिए। यूट्यूब पे जो सबका लेक्चर है, आप अनअकैडमी या जो भी आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले फैकल्टीज है, आप देख लीजिए। आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लीज बाबू अपने दोस्तों को बता दीजिए दैट वी आर बैक एंड विल स्टार्ट राइट अवे। अच्छा, नहीं, हेलो विश्वदेव, मैं नहीं होता हूं ना जजमेंट पास करने वाला। कोई टीचर कैसा है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं। रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। क्लास में इस पे हमने बहुत डिटेल में ले गए थे, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। सुनिए, जब भी कोई बाबू सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, उसको 3 लेवल पे चेक करना होता है। फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट, गवर्नमेंट कहता है कि देखिए किशन, तुम मैनुअल करो या ऑटोमेटेड करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लॉ फुलफिल होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुलफिल होना चाहिए। जो भी मैनेजर्स है, ओनर्स है, वो भी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर से काम करो या मैनुअली, काम सही से होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सही से काम करे, उससे हमें 3 लेवल पे कंट्रोल करना होता है। सबसे पहला होता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब ये सॉफ्टवेयर बना तो इनिशियली इसको कैसे सेटअप किया गया, इनिशियल सेटअप। जैसे हम यूजर को एक्टिवेट कैसे करेंगे, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। जैसे अगर कोई बोलने में दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी पे आप ओटीपी के थ्रू एंट्री करते हो, कई जगह पे आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीके होते हैं एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने के। दूसरा, एक बार आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर चले गए, ऐसा थोड़ी कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आपको रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है। इसे बोलते हैं प्रिविलेज मैनेजमेंट। एक प्रोडक्शन के मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स का डेटा थोड़ी मिलेगा। तीसरा, आपको पासवर्ड की सेटअप कैसे है, तो ये सब बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक सॉफ्टवेयर को हम इनिशियली कैसे सेटअप कर रहे हैं, उसको हम क्या क्या मेन्यू, क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या कलर, ये जो कलर सेटिंग है, जो ऑप्शंस है, जो मेन्यूज है, जो सॉफ्टवेयर में आपको शो होते हैं, वो सब बाबू इनिशियली जब कॉन्फ़िगर होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यूट्यूब का लेआउट अलग है, रेड बेस्ड है, फेसबुक का ब्लू वाला है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो इन कंप्यूटराइज्ड बिजनेस प्रोसेस कंट्रोल आर चेक्ड एट 3 लेवल्स। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हुआ with the software is set up initially, defines how the software will function, what options या यहाँ पे एक और वर्ड है menus are displayed। क्या क्या, जैसे अगर मैं YouTube की बात करूं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, ये अलग अलग, कमेंट का पावर, ये सब बाबू YouTube का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो जितने भी उनके प्रोक्योरमेंट, सेल, एचआर, ये सब आपस में लिंक्ड होने चाहिए। एग्जाम्पल मैंने कराया था यूपीसीएम, वैसे भी योगी जी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, जब मैंने पुराना एग्जाम्पल दिया था तब वो बनने वाले थे। अब देखिए, यूजर को हम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, या तो आप केवल ओटीपी के थ्रू कर सकते हो, या आप प्रॉपर यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू कर सकते हो। तो डिफाइनिंग द प्रोसेस फॉर सेटिंग अप द एंट्री इनटू सिस्टम यूजिंग आईडी एंड पासवर्ड, डीएक्टिवेट भी करना होता है। दूसरा, यूजर एक बार जब एंट्री हो जाएगा तो कितना एक्सेस ले सकता है, तो जो भी आपको एक्सेस मिलना चाहिए वो रोल बेस्ड होना चाहिए। मतलब योर एक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, पासवर्ड मैनेजमेंट। जैसे अगर आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर में एकदम सिंपल 1 2 3 4 पासवर्ड डालोगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो पासवर्ड मैनेजमेंट क्राइटेरिया लाइक लेंथ ऑफ पासवर्ड, यूज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एटसेट्रा। प्लस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एंट्री पास करते हो पार्टी टू सेल,
आप चाहते हो ना कि सेल का अमाउंट सेल में ही जाए, तो आप इसको मैपिंग करोगे ना सेल लेजर से, इसको बोलते हैं मैपिंग करना। क्या बोलना? मैपिंग करना। तो ये मैपिंग करना एंड कंट्रोल ऑन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है, अब थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा, हालांकि हमने कराया हुआ है, एक बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे मॉड्यूल होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल सॉफ्टवेयर। इन मॉड्यूल के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। इनको हम प्यार से वेरिएबल बोलते हैं, इनको हम प्यार से पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है बाबू, इंग्लिश वर्ड के अंदर में मत जाइएगा। इंग्लिश वर्ड और कंप्यूटर लैंग्वेज में कई बार अंतर होता है। पैरामीटर से मतलब होता है, सिंपल शब्दों में बोलूं, आप लेजर समझ लो, लेजर सिंपल शब्दों में, हालांकि टेक्निकल डेफिनेशन हमने क्लास में कराया हुआ है। तो कौन कौन आपका लेजर वगैरह क्रिएट कर सकता है? मैंने आपको बताया था टैली दिखाकर कि मैं एज एन ऑडिटर आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप केवल देख सकते हो। ये वो कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा मास्टर्स, ये क्या होता है? रेफर टू द वे वेरियस पैरामीटर्स आर सेट अप फॉर द ऑल मॉड्यूल। तो जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर बाबू आएंगे छोटे छोटे मॉड्यूल्स, उन मॉड्यूल के अंदर आएंगे कंपोनेंट वेरिएबल पैरामीटर्स, इसी को हम बोलते हैं लेजर या मास्टर्स। अभी जो मास्टर्स है, जब कंपनी सेटअप होती है उसमें आप मास्टर क्रिएट करते हो, जैसे वेंडर का पूरा मास्टर, कस्टमर का पूरा मास्टर। कोई नया कस्टमर आया आप उसको ऐड कर दीजिए, कोई पुराना चला गया उसको डिलीट मार दीजिए। तो मास्टर्स आर सेटअप फर्स्ट टाइम डूइंग इंस्टॉलेशन एंड दीज आर चेंज व्हेनेवर द बिजनेस प्रोसेस रूल्स और द पैरामीटर्स आर चेंज। तो अगर कोई नया आया ऐड कीजिए, कोई पुराना गया माइनस कर दीजिए। ये नॉर्मली परमानेंट होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं बदलता है। अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ये कस्टमर मास्टर, ये होता है आपका बाबू O2C सेल्स के लिए। वेंडर मास्टर परचेज के, प्रोक्योर टू पे। मटेरियल मास्टर ये होता है आपका इन्वेंट्री के लिए। एम्प्लॉय मास्टर ये आपका होता है पेरोल के लिए। अब यहां पर अच्छा, कुछ हमें रिस्क एंड कंट्रोल पढ़ने थे। मैंने वो बताया था कि आपको बाबू 6 बिजनेस प्रोसेस पढ़ना है। कितना? 6। मैं को दिखा देता हूं। परचेज, प्रोक्योर टू पे, O2C सेल्स, इन्वेंट्री साइकिल, ह्यूमन रिसोर्स, फिक्स्ड एसेट, जनरल लेजर। हमें हर जगह मास्टर्स का रिस्क पढ़ना है। ऑब्वियसली हमने एक शॉर्टकट दिया था। शॉर्टकट क्या दिया था? आप 5 स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए सबके लिए। रिस्क क्या क्या है मास्टर्स का? मास्टर्स मतलब हो गया एक फाइल जिसमें डेटा एंट्री हो रही है। तो सबसे पहला रिस्क है कि जो डेटा एंट्री हो रही है ना, वो अनऑथराइज्ड पर्सन कर रहा है। दूसरा, डेटा एंट्री ऑथराइज्ड पर्सन कर रहा है बट इनएक्यूरेट एंट्री कर रहा है। तीसरा, वहां पे डिले इन एंट्री है। चौथा, अपडेटेड नहीं है। पांचवा, द एक्सेस टू द मास्टर डेटा इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो ये 5 आपके स्टैंडर्ड रिस्क है। कैसे? 5 कॉमन रिस्क फॉर एनी मास्टर डेटा। जो भी चेंजेस मेड टू, अब देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है। अब ये आपका कस्टमर मास्टर डेटा हो सकता है, आपका वेंडर मास्टर डेटा हो सकता है, आपका मटेरियल मास्टर डेटा हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है। भाई पहले अनऑथराइज्ड पर्सन, इनवैलिड चेंज, लेट हो रहा है, अपडेटेड नहीं है, और जो एक्सेस है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ऑथराइज्ड यूजर के लिए। ये बाबू आपके रिस्क हैं। आपको क्लास में डिटेल में कराया गया था कि आपको रिस्क एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो जब रिस्क होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसी का उल्टा लैंग्वेज। जैसे मैं बस याद कराता हूं, चेंजेस मेड टू कस्टमर मास्टर डेटा बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, इसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये होता है मेक श्योर दैट द चेंजेस इज बीइंग मेड बाय ओनली ऑथराइज्ड पर्सन। मानो डिले इन मेकिंग द चेंज टू मास्टर डेटा फाइल, ये रिस्क है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसी का उल्टा लैंग्वेज, मेक श्योर देयर इज नो डिले। तो इसी को ना लैंग्वेज में बस नो डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे अगला ट्रांजैक्शन, जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन आप एंट्री पास करते हो, जर्नल एंट्री, एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंटर इन द ऐप सॉफ्टवेयर, ये बाबू फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, यूजर एंटर करता है, जैसे सेल ट्रांजैक्शन। अब यहां पर रिस्क क्या हो सकता है? सर कोई भी, जैसे मानो मैंने सेल किया पार्टी नंबर 1 टू सेल 100 रुपए का। अब रिस्क क्या क्या है? सर कई सारे रिस्क है। पार्टी गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया, डेट गलत हो गया। दूसरा, जब मुझे पैसा मिलेगा बैंक टू पार्टी 1, मानो मुझे मिला 10 मई को, अगेन पार्टी का नाम गलत हो गया, डेट गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया, तो 6 तो वैसे ही हो गया।
इनकरेक्ट पार्टी, इनकरेक्ट डेट, इनकरेक्ट अमाउंट। सैंपल रिस्क ये ना P2C है, P2P, प्रोक्योर टू पे। परचेज रिकॉर्डेड बाय इनकरेक्ट अमाउंट, परचेज रिकॉर्डेड बाय इनकरेक्ट पीरियड, परचेज रिकॉर्डेड इन इनकरेक्ट पार्टी, अमाउंट पेड टू इनकरेक्ट अमाउंट पेड, इनकरेक्ट पीरियड में पे हुआ है, इनकरेक्ट पार्टी को पे हुआ है। तो आपको स्टैंडर्ड हमने 6 करा दिया, 6 मोर देन सफिशिएंट है। अब हमें स्पेसिफिकली ये 6 पढ़ने हैं। प्लस आपको याद आना चाहिए कि मास्टर्स का रिस्क 6 के 6 में था, ट्रांजैक्शन का भी बाबू ऑल में था, बट जो कॉन्फ़िगरेशन का रिस्क है, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज प्लीज प्लीज, हमने क्लास में कराया था केवल एचआर में और जीएल में, दैट्स इट। तो ये दो मैं आपको अलग से याद करवा दूंगा। पहले हम प्रोसेस देखते हैं। याद आ रहा है किसी को? कितने बच्चों को याद आ रहा है कि मास्टर्स एंड ट्रांजिशन का रिस्क तो ऑल द 6 बिजनेस प्रोसेस के लिए था, बट जो कॉन्फ़िगरेशन का रिस्क था वो आपको केवल 2 के लिए पढ़ना है। किसी किसी के लिए? एचआर एंड जनरल लेजर। ये बात याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब सुनिए, सबसे पहला है प्रोक्योर टू पे, बेसिकली परचेज का स्टैंडर्ड नाम। आप समझते हो ना, बिस्कुट खाओगे आखिर कुकीज और आलू टिक्की खाओगे कि हैश ब्राउन, वैसे ही भाई सामान सेम है, बस लैंग्वेज बदल गया। वैसे परचेज को हम प्यार से कहते हैं प्रोक्योर टू पे। बेसिकली जितने भी परचेज की एंटिटीज है वो सब अब परचेज में आती है। रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मैनेजिंग रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग ऑटोमेशन। ये आपको ईआरपी वाले चैप्टर नंबर 2 में कल हम लोग डिटेल में करा देंगे। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सीमलेस प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। ये क्लास हमने कराया था, कल हम लोग फिर से करा देंगे। अगर मैं आपको याद कराऊं, मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं। आप ऑटोमेट ऐसे कर सकते हो, एज सुन एज द स्टॉक लेवल रिड्यूसेस बिलो द रीऑर्डर लेवल, द सिस्टम विल जनरेट अ रिक्विजिशन फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑटोमेट हो जाए, ये हो सकता है। लेजर बाबू आपका अकाउंट्स पेबल है क्योंकि आप परचेस करो, आपको पे करना है। और यहां पे वेंडर मास्टर डेटा, मास्टर डेटा में क्या क्या आएगा? उनके बारे में डेटा, जैसे नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, जीएसटी नंबर, क्रेडिट पीरियड एंड लिमिट। ये सब डेटा जल्दी चेंज होता है, चेंज हो सकता है, जल्दी नहीं चेंज होता है। दूसरा ऑर्डर टू कैश, सेम। अब जैसे आपको ऑर्डर आया उसको फुलफिल करना है। इसका शॉर्टकट था कोडी का, अगर आपको याद आ रहा होगा कोडी का। सर कस्टमर ऑर्डर आया, आप उसे डॉक्यूमेंट कर दीजिए। उस ऑर्डर को फुलफिल करना है, आप शेड्यूल कर दीजिए कब फुलफिल करेंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तुरंत। डी से उसको डिलीवरी करना है जब फिजिकल मूवमेंट होगा, ऑर्डर शिफ्ट। आई से इनवॉइस रेज कीजिए, पैसा कलेक्ट कीजिए, एंड अकाउंटिंग कर लीजिए। दैट्स इट, कोडी का। फिर से बोलता हूं मैं, कस्टमर ऑर्डर आया, ऑर्डर फुलफिल कीजिए, डिलीवरी कीजिए, इनवॉइस रेज कीजिए, कलेक्शन कीजिए एंड अकाउंटिंग कर लीजिए, कोडी का। दैट्स इट। यहां पे अकाउंट रिसीवेबल लेजर होता है। और आपको बेचना है तो बेचो किसको? कस्टमर को। तो कस्टमर मास्टर डेटा, अगर उसका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, जीएसटी नंबर, क्रेडिट पीरियड। अगला इन्वेंट्री साइकिल। कोई भी इन्वेंट्री बाबू, रॉ मटेरियल आएगा, फिर मैन्युफैक्चर होगा एंड फिर जाएगा। तो इन्वेंट्री साइकिल मतलब होता है नंबर ऑफ डेज आपको चेक करना होता है। तो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू ट्रैक द इन्वेंट्री दैट यू हैव। इट मे बी रॉ मटेरियल एज सच, WIP और फिनिश गुड्स। तो refers to the process of accurately tracking on hand inventory level for the enterprise. Number of days, कितना टाइम लग रहा है? ऑर्डर फेज आएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू ऑर्डर एंड रिसीव, बनेगा प्रोडक्शन फेज, कितना टाइम लगेगा टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, एंड तीसरा जाएगा फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी, कितना टाइम लगेगा फॉर द डिलीवरी। अब यहां पे बाबू इन्वेंटरी मास्टर डेटा होता है, स्टॉक आइटम, स्टॉक डिस्क्रिप्शन, ये सब हमने आपको टैली में दिखाया था, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पूरा PwC का हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे डील होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एम्प्लॉय का राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, मतलब वो जब कंपनी का पार्ट बना टिल हिज टर्मिनेशन, उसका पूरे का पूरा जो एक्टिविटीज को ट्रैक करने का काम कौन करता है? मैनेज करने का काम HR मॉड्यूल या HR सॉफ्टवेयर। अब इसे 4 स्टेज होते हैं। शॉर्टकट था ROCT। सबसे पहले हम बाबू रिक्रूट करेंगे। बेसिकली हम जॉब का ऐड डालेंगे, हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। यू विल सेलेक्ट एंड चूज द एलिजिबल एम्प्लॉय। वंस यू हैव चोजन इट, रिक्रूट कर लिया, देन वी विल ऑनबोर्ड हिम। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है आप उसका आई कार्ड सेटअप करेंगे,
लैपटॉप सेटअप करेंगे, सो यू आर सेटिंग अप दैट एम्प्लॉय इन द सिस्टम। थर्ड, आप एक बार वो जब बंदा ऑनबोर्ड हो गया, देन ही विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप, ही विल डेवलप द वर्किंग रिलेशनशिप, बेसिकली उसका ओरिएंटेशन होगा, एंड फाइनली आप उसका कैरियर प्लानिंग भी करोगे फ्यूचर के लिए। वंस ही स्टार्ट्स वर्किंग, देन कैरियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एम्प्लॉय बाबू कुछ दिन रहता है, उसके बाद छोड़ देता है, तो टर्मिनेशन एंड ट्रांजिशन। तो ROCT, रिक्रूटमेंट ऑनबोर्डिंग। रिक्रूटमेंट मतलब प्रोसेस हायरिंग, प्लेसिंग जॉब एड, सिलेक्टिंग द कैंडिडेट, कंडक्टिंग इंटरव्यू एक्सेट्रा। ऑनबोर्डिंग मतलब जब आप उसका आई कार्ड, लैपटॉप वगैरह सेटअप करोगे, एक्सेस कितना है, कितना एक्सेस राइट है, सेटअप किया। ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग वगैरह होता है, आप अपने टीम से मिलते हो। द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी वर्कफोर्स, लर्निंग द जॉब, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, प्लानिंग करियर कि भैया लॉन्ग टर्म 5 साल बाद आप कहां देखते हो अपने आपको, 5 साल का टाइम फ्रेम लीजिए। एंड फिर होता है कैरियर डेवलपमेंट, जो एक्चुअल में वाइल वर्किंग एवरीबडी वांट्स चैलेंजिंग टास्क, एवरीबडी वांट टू ग्रो। तो कैरियर डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर होगा तो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म रिटेन होगा। एंड फाइनली टर्मिनेशन एंड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है विद इन द कंपनी, जैसे आप हो सकता है GST से निकलकर आप कस्टम में चले गए, कस्टम डिपार्टमेंट में। दूसरा होता है सीधे कंपनी ही छोड़ दिया। मेक श्योर एग्जिट इंटरव्यू वगैरह भी फुलफिल हो जाए। यहां पे जो आपका एग्जांपल होता है वो एम्प्लॉय का पेरोल मास्टर डेटा होता है, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ये सब आपका एग्जांपल है। फिक्स असेट बाबू, किसी भी कंपनी के लिए फिक्स असेट बाबू एक बहुत मोटा खर्चा होता है। फिक्स असेट को आपको प्रॉपर्ली ट्रैकिंग करनी होती है, क्योंकि लोग इसे चोरी कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था कि फिक्स असेट को केवल अकाउंटिंग एंट्री से काम नहीं बनता है, एक प्रॉपर फिक्स असेट रजिस्टर बनता है, जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा। अब उसे 3 पर्पस होते हैं। एक तो डिप्रिसिएशन निकल जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाए, डिप्रिसिएशन। दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर मुझे प्रॉपर सारे डिटेल पता होगा कि मेरे पास कितने मशीन है, तो उनकी सर्विसिंग टाइम पे होगी, वो खराब नहीं होंगे। और तीसरा, अगर एम्प्लॉय को पता है कि मैं सारे अपने असेट्स को ट्रेस करता हूं, वो फ्रॉड नहीं करेगा। तो प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल फिक्स्ड असेट आर ट्रैक्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड थेफ्ट डिटरेंस, कि कोई चोरी ना करे। अब यहां पे कई सारी डिटेल, जैसे क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइप, डिप्रिसिएशन का बेसिस, ये सब बताना पड़ता है। 6 स्टेप्स से शॉर्टकट बाबू, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। वेरी गुड। प्रैट मतलब होता है इडियट, प्रैट ड्यूड। पी से हम असेट को प्रोक्योर करेंगे, उसकी एंट्री मार देंगे अकाउंटिंग में, पर इससे काम ही चलेगा। हम उसे प्रॉपर्ली रजिस्टर करेंगे अपने रजिस्टर्ड बुक में, डिटेल किस दिन आया, टाइप, डिप्रिसिएशन हम एडजस्ट करेंगे। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, मेजर इंप्रूवमेंट हुआ, वी विल एडजस्ट ड्यू टू रिपेयर, इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा। आपने डिप्रिसिएशन SLM से WDV ले गए, ये सब करेंगे। देन हम उसे ट्रांसफर करेंगे। कई बार एक ही कंपनी के ग्रुप के अंदर होल्डिंग सब्सिडियरी एक ब्रांच से दूसरी जगह उससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ट्रैक कीजिएगा। और डी से बाबू होता है 2, एक तो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का बाबू अलग अलग तरीका होता है, मेक श्योर आप उसे फॉलो करेंगे। एंड लास्ट डिस्पोजल, अगर आपका जो असेट है वो ऑब्सोलीट हो गया, बियॉन्ड रिपेयर हो गया, या आप सिंपल उसे बेचना चाहते हो, आप या तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए हमेशा के लिए फ्री में, डोनेट कर दीजिए, सेल कर दीजिए, या एक्सचेंज कर दीजिए। तो ट्रांसफर मतलब विद इन द ब्रांचेस, सब्सिडियरी, अदर डिपार्टमेंट। डिप्रिसिएशन, इकोनॉमिक एंड फिजिकल वैल्यू का डिक्लाइन हो रहा है, आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट कीजिए। और डिस्पोजल, अगर असेट यूज नहीं हो रहा है, ऑब्सोलीट हो गया या बियॉन्ड रिपेयर है, आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। कोई भी जो गेन या लॉस होगा उसको आप टर्मिनल गेन या लॉस में डाल दीजिए। डिस्पोजल कैसे करेंगे, या तो बेच दीजिए, अबैंडन मतलब त्याग देना, डोनेट एक तरह से, या ट्रेडेड, एक्सचेंज कर लेना, एक्सचेंज। अब यहां पे जो फिक्स असेट का मास्टर डेटा फाइल होगा, बेसिकली फिक्स असेट रजिस्टर, वहां पर टाइप, लोकेशन वगैरह चेक करना होता है। और यहां पे जो रिस्क एंड कंट्रोल है ना, अगेन आपने अक्वायर किया, द फिक्स असेट अक्वायर्ड फॉर द रॉन्ग अमाउंट, एंट्री गलत डल गया, गलत पीरियड में डल गया, गलत पार्टी से डल गया, डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हो गया। और जो डिस्पोजल हुआ, अगेन गलत अमाउंट से एंट्री हो गया, आपने 100 में बेचा, 120 का एंट्री हो गया, गलत पीरियड में डिस्पोजल की एंट्री हो गई, या गलत पार्टी से एंट्री हो गई, ये हमने करा दिया था। एंड फाइनली जनरल लेजर। जनरल लेजर का मतलब होता है कि सर पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जहां पर ट्रांजैक्शन को आप इनपुट देते हो एंड यहां से आउटपुट आता है रिपोर्ट्स।
रिपोर्ट्स मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड P&L। अब ये सारा प्रोसेस को आपको इंश्योर करना होता है कि ये तमीज से काम करे। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन सिस्टम टू फाइनली जनरेट द रिपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम। जनरल लेजर इनपुट क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आउटपुट क्या होता है? रिपोर्ट्स। अब 5 स्टेप्स है, मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, इनफैक्ट मैंने नहीं दिया था, एक बच्चे ने दिया था। जैसे होता है ना कि तुम्हारा समय है, हमारा दौर आएगा, ऐसा होता है कुछ। तो एक टाइम था जब हमारे एरिया में पेइंग गेस्ट का एरा था, खूब भीड़ होता था पेइंग गेस्ट में, अब वो खत्म हो गया है। तो इसे एंटर करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिव्यू करेंगे, अप्रूव करेंगे, पोस्ट करेंगे एंड जनरेट द रिपोर्ट करेंगे। एक और था इंजीनियर एपीजी, जैसे हम सीए किशन कुमार है वैसे इंजीनियर एपीजी, जो भी मर्जी है। एग्जांपल्स सिंपल, दैट्स इट। अब सुनिए, अगर आप एग्जाम में रिस्क पूछ देगा, बाबू जितने बच्चे जो तमीज से पढ़े हैं ये आपके लिए, प्लीज रिमेंबर दिस, अगर एग्जाम में रिस्क पूछ देगा वो 6 प्रोसेस के लिए, अब या तो बता दे कि मास्टर का है, ट्रांजिशन का है या कॉन्फ़िगरेशन का है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो P2P, O2C, फिक्स असेट एंड इन्वेंट्री साइकिल। आप सबसे पहले डालोगे मास्टर्स का एंड देन ट्रांजिशन का, ये सीक्वेंस फॉलो होगा। और अगर क्वेश्चन आ गया और साइलेंट है, रिस्क, जनरल लेजर का या HR का, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन का रिस्क, फिर मास्टर्स का, फिर ट्रांजिशन का। ये हमने आपको क्लास में डिटेल में करा दिया था कि अगर आपको वो बस रिस्क पूछ रहा है बिजनेस प्रोसेस का, वो बता नहीं रहा है किस लेवल पे, तो पहले 4 में तो कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, तो मास्टर्स का पहले रिस्क डालेंगे, फिर ट्रांजिशन का। और जनरल लेजर और HR में तो कॉन्फ़िगरेशन का भी है, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन, फिर मास्टर्स, फिर ट्रांजिशन। जस्ट फॉर योर रिकॉल पर्पस, अगर मैं HR का कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, HR का कॉन्फ़िगरेशन रिस्क, एक रिस्क हो सकता है इवन आफ्टर टर्मिनेशन द एम्प्लॉय इज हैविंग एक्सेस टू द सिस्टम, और दूसरा व्हाइल इन द जॉब द एक्सेस इज मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। तो 2 रिस्क है यहां पे, टर्मिनेशन हो गया, इवन देन एक्सेस इज मेंटेन्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा व्हाइल इन जॉब एक्सेस है, या अपनी स्टेटमेंट में देख लीजिएगा, जो आपका जनरल लेजर है वहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन का रिस्क है। सबसे पहला मैपिंग बाबू इनकरेक्ट है, आप एंट्री डालते हो राम में, वो चला जाता है श्याम में, एंट्री डालता है परचेज का, चला जाता है सेल का। रिपोर्ट्स नॉट जनरेटेड, रिकंसिलिएशन नॉट मेड। आई थिंक 2-3 काफी है। ये सब हमने आपको डिटेल में करा दिया था। इसी के साथ आपका बिजनेस प्रोसेस का भी हो गया। लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का IT एक्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 5 के साथ हम करेंगे, एंड में करेंगे। कंपनीज एक्ट हम अभी कर लेंगे, ऑल्दो कंपनीज एक्ट का जो ये सेक्शन है ये आपने लॉ में पढ़ा है, ऑडिट में पढ़ा है। मैं आपको केवल ओवरऑल बता देता हूं। कंपनी एक्ट में आपको 2 चीज पढ़ना है, एक तो बाबू मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डायरेक्टर्स की, सेक्शन 134। सेक्शन 134 डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होती है, DRS, जो आपने याद करा होगा। ये सिंपल ये बोलता है कि भैया एज अ डायरेक्टर आई हैव टेकन सफिशिएंट केयर टू एंश्योर कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, जो भी एसेट्स है वो सेफगार्डेड हो, एंड जो भी फ्रॉड हो रहा हो उसको प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल लगाया है। तो the director's DRS shall state that directors have taken sufficient care for maintaining adequate control, adequate accounting record, safeguarding asset and preventing and detecting fraud। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया है, और वो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है। माय गॉड बाबू, 2 पॉइंट हो गया। एक तो आपने जो कंट्रोल लगाया वो एडिक्वेट है, और केवल कंट्रोल नहीं लगाया, उसको आप इंप्लीमेंट भी करा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे कंपनी में जो भी परचेज होगा 1 लाख से ऊपर का, उसे 2 लोग ऑथराइज करेंगे।
अब ये कंट्रोल तो अच्छा है, बट जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि यहां पे तो करोड़ों का सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, जहां पे ऑथराइजेशन एक ही बंदा कर दे रहा है। तो आपको दो चीजें करना है। डेक्टर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड दैट सच फाइनेंशियल कंट्रोल आर एडिक्वेट। तो आपको जो डिजाइन है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए एंड दे शुड ऑपरेट इफेक्टिवली। तो डिजाइन भी सही होना चाहिए और इफेक्टिवली काम भी करना चाहिए। ऑडिटर सेक्शन 143 में उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस पे कमेंट मारे, इन दोनों बात पे, वेदर एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है एंड वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो जो मैनेजमेंट या जो डायरेक्टर्स अपने डीआरएस में बोलेंगे, ऑडिटर भाई उसी को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये सारा एग्जांपल हमने करा दिया था। अब आईसीआई ने बोला हम भी गाइडेंस नोट देंगे। आईसीआई ने क्या बोला कि मैनेजमेंट आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑडिटर, सुनो मैं एक लाइन बोल देता हूं। ऑडिटर को बताना होता है कि एक कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसका इंटरनल कंट्रोल वो इफेक्टिव है या नहीं है। अभी कैसे डिसाइड होगा, तो आप एक वर्ड आपने लॉ ऑडिट में डिटेल में पढ़ा होगा, मटेरियल वीकनेस। अगर नो मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है तो इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव। दैट्स इट। ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऑडिटर को ओपिनियन देना है इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल इज सेड टू बी इफेक्टिव इफ देयर इज नो मटेरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल। नो मटेरियल वीकनेस मतलब आपका इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, आप दुनिया भर के ऑडिट प्रोसीजर करते हो जो आपने अपने ऑडिट के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। एक बार और होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल वीकनेस। इसका मतलब हुआ गलती, इसका मतलब हुआ आपका इंटरनल, इसका मतलब हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल में गलती। ज्यादा बड़ा वर्ड क्या है, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट या मटेरियल वीकनेस। बाबू ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम एरिया कौन सा है, मटेरियल वीकनेस। अरे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये तो ह्यूमन एरर से भी हो सकता है। ये तो आपको डालना था 1 लाख, गलती से 1 जीरो और ऐड हो गया। इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मतलब जो परचेज मैनेजर है, एग्जांपल मैं देता हूं, मेकिंग पेमेंट, ये ज्यादा बड़ा एरर है। तो जो ऑडिटर वो इसके दम पे डिसाइड करता है, इसके दम पे, ना कि इसके दम पे। आपका इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस, आप लिख लीजिए पॉइंट, इनकेस अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन मटेरियल वीकनेस and not material misstatement. A material weakness in internal control may exist even when the financial statements are not materially misstated. मतलब हो सकता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, बट ये वाला फ्रॉड है। तो आपको डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, एमसीक्यू के लिए देखिएगा, डिसाइडिंग फैक्टर बाबू मटेरियल वीकनेस होता है। एंड लास्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या बोलता है, ये सिंपल ये बोलता है कि देखो कंपनी को चलाते हैं बीओडी, बट कंपनी डील करता है स्टेक होल्डर से। इसमें शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, बैंक, एम्प्लॉय सब आते हैं। तो बीओडी को इंश्योर करना होता है कि जो कंपनी करेगा ना, कंपनी वर्क्स, तो ये इंश्योर करेंगे 2 बात, वर्क्स इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। दूसरा, ये जो रिश्ता है कंपनी का स्टेक होल्डर्स का, ये फैट हो, फैट, फेयरनेस, accountability and transparency. CG ensured that the company works in the best interest of stakeholders, shareholder, government, bank, etc. It refers to the framework of the rules and practice by the BOD which ensures accountability, fairness and transparency, fact in company's relationship. अब हम कैसे इंश्योर करते हैं, 3 तरीका है। एक तो
कंपनी एंड स्टेक होल्डर के बीच में एक रिटर्न या कई बार अनरिटन एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी बोलता है एम्प्लॉय हम तुमको सैलरी देंगे, एम्प्लॉय तुम अच्छे से काम करना, सरकार हम आपको टैक्स देंगे, आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोसाइटी हम आपके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करेंगे, होटल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, आप हमें सपोर्ट करना। तो एक रिटन एंड अनरिटन एग्रीमेंट है। एक्सप्लिसिट मतलब रिटन या ओरल, इम्प्लिसिट मतलब होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड। हमने आपको क्लास में डिटेल में कराया था, जैसे शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड हो गया रिवॉर्ड, एंड उसका इन्वेस्टमेंट हो गया उसकी जिम्मेदारी। बैंक के लिए इंटरेस्ट हो गया उसका रिवॉर्ड, एंड लोन हो गया उसकी जिम्मेदारी। तो इस तरह से, इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट, अब कुछ लोग मांगेंगे डिविडेंड, कुछ बोलेंगे ना री इन्वेस्ट करो, तो कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो गया, आप उसे कैसे रिकंसाइल करेंगे। एंड लास्ट प्रोसीजर फॉर सुपरविजन होगा, जैसे जनरल मीटिंग, कोरम, OR, SR विद सब से चेक्स एंड बैलेंस। तो तीन होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू डिसॉल्व द कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, हाउ टू डिसॉल्व द कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और तीसरा प्रोसीजर फॉर सुपरविजन, कंट्रोल एक्सेट्रा। दैट्स इट, दैट्स इट। बताइए बाबू, क्या रिवाइज हुआ? नहीं, ये अभी हम नहीं करेंगे। आईटी एक्ट हम एंड में करते हैं, आईटी एक्ट हम शुरू से एंड में करते हैं। हमें कितना टाइम लगा? इफेक्टिवली हमने 2 आवर 15 मिनट्स लगाया इफेक्टिवली। मजा आया? हाँ जी बाबू, एक बार कंफर्म कीजिए। शिंदे, जय, तान्या, तेजस, किशन, राज, अर्चित, सागर, मोहित, समझिया, कॉन्फिडेंस प्लस, वेरी गुड। सहकात, शीतल, नैन्सी, अली, शिंदे, तान्या, प्रतीक, तन्वी, अनिका, अग्रवाल कह रहे हैं ग्रुप 2 फॉर नंबर। बाबू ग्रुप 2 नवंबर 22 के लिए, एक सेकेंड, प्री बुकिंग बाबू 23 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट मिल जाएगा थोड़ा सा। बाकी आपको पता है कि हम लोग जो प्राइस रखते हैं वो वैसे ही जो मार्केट का प्राइस होता है उससे हम लोग हमेशा कम रखते हैं। आई थिंक उसका भी रीजन है, दैट वॉज द ओनली रीजन वाई आई वॉज एबल टू सर्वाइव। क्योंकि जब मैं पढ़ाने आया तो पूरा कोचिंग ऐसे जा रहा था। पिछले 4 साल में आप उठा के देखना, नॉर्मली आपको अकेला खड़ा इंसान नहीं मिलेगा, या तो कोई ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है या कुछ है। हम लोग इसलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि हमने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एंड प्राइस अपना हमेशा कम रखा। तो अभी भी आप देखोगे मार्केट में इससे सस्ता क्या, इससे 50% महंगा भी आपको नहीं मिलेगा। और जितना चीज हम लोग देते हैं, जैसे डाउट सॉल्विंग हम लोग पर्सनल नंबर देते हैं अपना, मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन मैं खुद इवैल्यूएट करता हूं। इस बार हमने टैक्स नहीं किया क्योंकि इस बार EISSM हमने अनअकैडमी पे दिया था। तो अपने जब मैं अनअकैडमी के साथ था तो मैंने फिर अपना एकदम EISSM नहीं बेच रहा था। टैक्स के लिए मॉक टेस्ट इस बार भी इवैल्यूएट हुआ है। तो ये सब काफी है। चलिए एक सेकेंड, मोहित कह रहे बहुत मजा आया, सागर, हिमांशु, पूजा ग्रेट, सुमित डेली इस टाइम पे ही होगा। हाँ, कल बाबू हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 राइट, इसी टाइम पे। तो आप लोग प्लीज रेडी रहिएगा। SM का मंतेश बाबू मैं कमिट नहीं कर रहा यार, मैं प्रोवाइड कर दूंगा कुछ चैप्टर्स, पूरा नहीं हो पाएगा SM का, ये देखते हैं, दैट विल डिपेंड। EIS पूरा होगा, SM का भी कुछ ना कुछ करवा दूंगा। थैंक्स राज। नेक्स्ट लेक्चर कल है, कल मैं अभी शेड्यूल कर दूंगा।
थैंक्स किशन, अली, अग्रवाल, आशीष, तान्या, शिंदे, मोहित, अनुज, अजय, आशीष। चलिए, एग्जाम डे मैराथन। एक सेकेंड, क्या आप लोग को ऑन अ सीरियस नोट एग्जाम से एक दिन पहले आपको चाहिए क्या? 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन। अर्चित बाबू, वेरी गुड, थैंक्स। ठीक है आशीष, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस। चलिए, उस समय मैं एक बार कॉल कर लूंगा, अगर बच्चे बोलेंगे तो हम लोग आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ख्याल रखिएगा, ऑब्वियसली लाइक कर दीजिएगा, ये मुझे घर पे बोला गया है, ऑफिस वाले भी बोले हैं। एक्चुअली आप देखोगे ना तो मैं एक ऐसा आदमी हूं, पता नहीं क्यों मैं ये बोल नहीं पाता हूं, बट अनअकैडमी ने एक काम बहुत अच्छा किया। वो जो झिझक होता है कि बोलने में कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वो अब हट गया है। तो लाइक कर दीजिएगा, ऑब्वियसली शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड सबसे बड़ा जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको आप बता दीजिएगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांट। आशीष कह आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, बहुत बढ़िया बाबू। सिमरन विल ट्राई। मंतेश, क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन वो बाबू लेक्चर के साथ होता है, वो यहां पे नहीं हो पाएगा। अरे अर्चित, भूल जाता हूं मैं, भूल जाता हूं। अमन, आएंगे ना हम लोग, आएंगे, एक दिन पहले भी आ जाएंगे। हाँ अनिका, हाँ बाबू, एक ही बार लाइक करना होता है, 2 बार क्लिक नहीं करना होता है, ठीक है? एक बार आएगा अली, आएगा, डोंट वरी। प्रतिभा, वेरी गुड, आप रिकॉर्डेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रासू में बता चुका हूं ना, डेली आएगा भाई, डेली 11:30 डेली। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं बाबू। रिटन प्रैक्टिस लेक्चर के दौरान होता है, ठीक है? लेक्चर के दौरान हमने जब मॉक टेस्ट वगैरह लिया था उसमें हमने रिटन प्रैक्टिस करा दिया था। अब बहुत एंड हो चुका है, आप खुद से 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। नहीं, अनअकैडमी पे बाबू हमारा एंड हो गया, अब अनअकैडमी पे नहीं होगा, यही होगा। चलिए, आई थिंक दैट्स इट। हम लोग कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, एंड आई एक्सपेक्ट टू सी यू ऑल इन द क्लास। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत मजा आया मुझे सेशन लेकर, होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा। ख्याल रखिएगा एंड पढ़ाई करते रहिए। आशीष, हो चुका है बाबू, हो चुका है। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं एक बार नाम ले लेता हूं जाते जाते। वेरी गुड, अजय, अनिका, प्रतिभा, अली, वैभव, अग्रवाल, पटवा, प्रीतम, तान्या, पलक, सिमरन, अर्चित, प्रीतम, सुमित, अनिका, राज, सागर, ओके, ऐश्वर्या, मैं एक ही नाम बार बार नहीं लूंगा, शीतल, तेजस, पार्थ, राठौर, आदित्य, तेजस, जय। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।